टॉपिक शुरू हो रहा है ज्ञान बिंदु का बायोलॉजी, जीव विज्ञान हम लोग कर रहे हैं। तो हमने जो है 2 चैप्टर को पढ़ लिया था, चैप्टर 1 सेल और हमारा सेकेंड चैप्टर था टिश्यू। और हमारा जो थर्ड चैप्टर होने वाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बुक जो है बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने जो है 2 क्लास किया था जिसमें हमने थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी किया था। इस क्लास भी में हम लोग जो है थ्योरी को तो हम करेंगे ही और साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी करेंगे। तो हमारा जो थ्योरी रहने वाला है वो कितने थ्योरी रहेंगे, कितने मतलब थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद थ्योरी के साथ साथ हम लोग जो है कितने जो है ऑब्जेक्टिव के प्रश्न रहने वाले हैं। तो हमारा जो है थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न रहेगा वो 300 प्लस प्रश्न है, यानी 302 प्रश्न जो है हम ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव करने से जो है थ्योरी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हम लोगों को जो पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटिस्ट और एलिगी, और ये सभी को जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए जो है सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम लोग जो है टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक शुरू हो चुका है, कुछ जो है हम अब खुद से जो है हमने ऐड किया है इसमें। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया, हेल्मिंथिस हो गया, वायरस हो गया। इन सभी टॉपिकों को जो है हम लोग कवर करेंगे इस क्लास में। तो आइए हमारा जो है टॉपिक अब शुरू होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारा ये थर्ड टॉपिक है और इसमें हम लोग जो है सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है कि वे जीव जिन्हें हम खुली आंख से नहीं देख सकते, जिसे देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। इसका नाम ही है सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, छोटा जीव। ऐसा इतना छोटा है ना कि हम नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते, यानी आंख से हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो इस आँख से देखने के लिए, आँख से तब देख सकते हैं जब आपके पास सूक्ष्मदर्शी हो तब। तो इसे जो है सूक्ष्मदर्शी का देखने के लिए हम मतलब सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, यानी माइक्रोस्कोप को हम उपयोग करते हैं। बिना माइक्रोस्कोप को हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नहीं देख सकते हैं। तो इसका नाम ही है सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी इसे देखने के लिए। सूक्ष्म जीव का अध्ययन जो होता है किस विज्ञान में हम करते हैं? तो सूक्ष्म जीव के अध्ययन विज्ञान को हम माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यानी सूक्ष्म जीव का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि सूक्ष्म जीव का अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, यानी सूक्ष्म विज्ञान में हम लोग करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रमुख सूक्ष्म जीव के बारे में, ठीक है। कौन कौन से जो है प्रमुख सूक्ष्म जीव हैं? तो देखिए सबसे पहले हमारा जो है आपको दिख रहा होगा वायराइड्स, ठीक है। वायराइड्स जो है हमारा प्रमुख सूक्ष्म जीव है। प्रियॉन भी प्रमुख सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है। वायरस भी हमारा जो है प्रमुख सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम कुछ फिगर में ऐड किए हैं, हम बताएंगे आगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है विषाणु को किस आधार पर बांटा गया है, तो उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंजा, पोलियो, इन सभी को जो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं प्रमुख सूक्ष्म जीव के बारे में, ठीक है। तो जो प्रमुख सूक्ष्म जीव हैं उन सभी को हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वह है वायराइड्स, ठीक है। तो सर्वप्रथम वायराइड्स की खोज अमेरिका के जीव वैज्ञानिक थियोडर डायनर ने किया था। तो सबसे पहले वायराइड्स को किसने देखा था, किसने खोज किया था? तो अमेरिका के जीव वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थियोडर डायनर, उन्होंने ही वायराइड्स की खोज की थी। वायराइड्स जो है केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। वायराइड्स कैसे किसके बने होते हैं? तो वायराइड्स जो है न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। वायराइड्स विषाणु से सबसे छोटे होते हैं। वायराइड्स जो होते हैं वो विषाणु से सभी से छोटे, यानी सभी विषाणु से छोटे होते हैं वायराइड्स।
यानी वायराइड्स जो विषाणु होते हैं वो सभी से छोटे होते हैं। ये विषाणु के 1,000वें भाग के बराबर होता है। जो वायराइड्स होते हैं विषाणु के भी 1,000वें भाग के होता है, यानी विषाणु को ही हम नहीं देख सकते, उसके 1,000वें भाग के बराबर होता है वायराइड्स। वायराइड्स जो है, वायराइड्स में केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए ही रहता है, यानी इसमें जो है क्या रहता है, तो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में केवल आरएनए ही रहता है। वायराइड्स केवल परपोषी के शरीर में ही वृद्धि कर सकता है तथा यह पौधे के कई प्रकार के रोगों को फैलाता है। वायराइड्स केवल पौधे में पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या क्या आपसे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम सभी पहले उसको देखते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि वायराइड्स को किसने देखा था। पहला क्वेश्चन तो यही हमारा रहेगा कि वायराइड्स को है आखिर देखा किसने। तो वायराइड्स को किसने देखा था, तो वायराइड्स को अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था थियोडर डायनर। तो ये आपसे पूछ सकता है थियोडर डायनर। तो थियोडर डायनर का नाम याद रखना है, इन्होंने ही वायराइड्स की खोज की थी। अब नाम में ही वायरस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वायरस से ये बना है वायराइड्स, यानी वायरस का ये 1,000वां भाग है, यानी 1/1000वां भाग ये है वायराइड्स, यानी वायराइड्स से 1,000 गुना जो है ये छोटा होता है वायराइड्स। इसकी खोज किसने की, अमेरिका के जीव वैज्ञानिक थियोडर डायनर ने की। वायराइड्स केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वायराइड्स जो है किस अम्ल के बने होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि वायराइड्स जो होते हैं वो विषाणु से सभी से छोटे होते हैं, यानी विषाणु से सभी विषाणु से ये छोटे होते हैं वायराइड्स, ठीक है। और ये विषाणु के 1,000वें भाग के बराबर होता है। हमने बताया था कि ये जो है कितने भाग के बराबर होता है, यानी 1,000 गुना ये छोटा होता है। और वायराइड्स में केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या रहता है, आरएनए। हमने ऊपर बताया कि वायराइड्स केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल के तो बने होते हैं, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या होता है, डीएनए, आरएनए। तो इसमें आरएनए होता है। आरएनए के हम सभी को फुल फॉर्म पता है कि पूर्ण रूप राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्या सवाल बन सकता है, वायराइड्स जो होते हैं वो केवल परपोषी यानी होस्ट होते हैं, ठीक है। तो वायराइड्स केवल परपोषी के शरीर में ही वृद्धि कर सकता है, यानी जो परपोषी शरीर होता है उसी में ये वृद्धि कर सकता है। और यह पौधे की कई प्रकार के रोग को फैलाता है, यानी पौधे में ये रोग को फैलाने का काम करता है वायराइड्स। और ये केवल जो है पौधे में पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन में यानी कथन टाइप के भी क्वेश्चन देगा, वहाँ लिखा हुआ रहेगा कि वायराइड्स जो है वो जंतुओं में भी पाए जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं, हमारा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि वायराइड्स जो केवल किस में पाए जाते हैं, तो पौधे में पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखना है कि वायराइड्स पौधे में पाए जाते हैं और परपोषी के शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रियॉन, ठीक है, प्रियॉन के बारे में। तो प्रियॉन के बारे में हम समझते हैं। प्रियॉन जो है एक असमान प्रकार के सूक्ष्म जीव जो केवल प्रोटीन का अणु का बना होता है, यानी प्रियॉन जो है एक असमान प्रकार के सूक्ष्म जीव है जो केवल प्रोटीन का अणु का बना होता है। प्रियॉन का व्यास 4 से 5 नैनोमीटर होता है, जिसका निर्माण केवल मस्तिष्क कोशिका में ही होता है। प्रियॉन के कारण बकरी और भेड़ में स्कार्पी नामक रोग होता है, जिससे उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्रियॉन के कारण मनुष्य में क्रोइड सल्फेट रोग होता है और इस रोग में मनुष्य की याददाश्त में कमी या पागलपन हो सकता है। तो आइए जानते हैं प्रियॉन जो है कितना खतरनाक है सूक्ष्म जीव। तो देखिए, यह एक असमान प्रकार के सूक्ष्म जीव है जो केवल प्रोटीन का अणु का बना होता है। सबसे पहले प्रियॉन तो सूक्ष्म जीव है ही, तो प्रियॉन पूछेगा आपसे कि प्रियॉन जो होता है किस अणु का बना होता है, तो प्रोटीन का अणु का बना होता है, केवल प्रोटीन का अणु का बना होता है। प्रियॉन का आपसे व्यास पूछ सकता है, तो 4 से 5 नैनोमीटर का इसका व्यास होता है। प्रियॉन जो है किस कोशिका में पाया जाता है, तो प्रियॉन जो है मस्तिष्क कोशिका में पाया जाता है। तो हमारे 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रियॉन के कारण जो होता है बकरी और भेड़ के में स्कॉर्पी नामक रोग होता है, यानी बकरी हो गया, भेड़ हो गया, उसमें एक जो बीमारी होती है जिसे सेक्राइप कहा जाता है या स्कार्पी कहते हैं, ठीक है। तो स्कार्पी जो है बीमारी होता है भेड़ और बकरी में, किसके कारण, तो प्रियॉन के कारण, ठीक है। तो सीधे आपसे सवाल पूछेगा कि भेड़ और बकरी में जो है एक बीमारी होती है जिसका नाम है स्कार्पी, तो किसके कारण होता है, तो प्रियॉन के कारण
होता है। या सीधा ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रियन के कारण होने वाले बीमारी का नाम क्या है भेड़ और बकरियों में, तो है स्कॉर्पी। तो ये जो है क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। तो हमारे जो है 6 क्वेश्चन प्रियन से पूछे जा चुके हैं, यानी हमने आपको बताया, जिससे जो है उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो ये जो स्कॉर्पी बीमारी होता है तो भेड़ और बकरी का क्या प्रभावित होता है, तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो प्रियन जो है वो बीमारियों में किसको प्रभावित करता है, किस अंग को, तो तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है प्रियन। प्रियन जो है मनुष्य में भी होता है। तो देखिए प्रियन के कारण मनुष्य में क्रोइड सल्फेट रोग होता है। कौन सा, क्रोइड सल्फेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भेड़ बकरी में स्कॉर्पी रोग होता है, इसके कारण जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और ये इसके कारण जो है प्रियन के कारण मस्तिष्क में भी बीमारी हो सकता है, जिसका नाम है क्रोइड सल्फेट। क्रोइड सल्फेट को याकोब भी कहा जाता है, याकोब रोग भी कहा जाता है, यानी याकोबे रोग भी इसे कहा जाता है प्रियन को। और इस रोग में क्या होता है, तो मनुष्य की याददाश्त की कमी या पागलपन हो सकता है, यानी इसके कारण मनुष्य जो है याददाश्त में कमी या पागलपन हो सकता है प्रियन के कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं सूक्ष्मजीव वायरस यानी विषाणु के बारे में। ठीक है, जैसे कोरोना क्या था, एक वायरस था, विषाणु था। वायरस, तो देखिए लैटिन भाषा में वायरस शब्द का अर्थ होता है विष, जहर, यानी लैटिन भाषा में वायरस शब्द का मतलब क्या होता है, विष। विष का मतलब क्या होता है, जहर। वायरस की खोज सर्वप्रथम रूस के वैज्ञानिक आइवेनोस्की ने किया था। तो वायरस की खोज किसने की थी, आइवेनोस्की ने किया था। और आइवेनोस्की ने वायरस की खोज एक रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में किया था, तथा उसका वायरस का नाम उन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस रखा था, यानी टीएमवी रखा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। पौधे तथा जंतु के वायरस का न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, जबकि अन्य तंतु वायरस में यह डीएनए के रूप में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अधिकांश विषाणु का आकार गोलाकार होता है तथा विषाणु दंडाकार या छड़ के समान भी होता है। विषाणु की प्रकृति के विषय में सभी जीव वैज्ञानिकों का एक मत नहीं है, और कुछ जीव वैज्ञानिक इसे सजीव मानते हैं और कुछ निर्जीव मानते हैं। तो सबसे पहले हमसे जो है क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले विषाणु जो है किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, तो लैटिन भाषा के वायरस से उत्पत्ति हुई है। और वायरस का मतलब क्या होता है, तो वायरस का शाब्दिक अर्थ होता है, वायरस का अर्थ क्या होता है, तो वायरस का अर्थ होता है विष। विष मतलब जहर जिसे हम कहते हैं। जैसे क्या होता है कि सांप काट लेता है, तो सांप का बाइट होने पर क्या होता है, जहर पूरे शरीर में, यानी विष, विषैला कहते हैं ना कि विषैला सांप, तो विष यानी जहर होता है विषाणु को, यानी विष से बना है विषाणु, वायरस, ये लैटिन शब्द है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा फिर कि वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूस के वैज्ञानिक थे। वायरस में 100 लगा हुआ है, तो रूसी वैज्ञानिक थी, याद रखना है। और रूसी वैज्ञानिक का नाम था क्या, आइवेनोस्की, यानी इनका नाम था आइवेनोस्की, यानी जो है इन्होंने आइवेनोस्की ने इन खोज की थी। तो याद रखना है कि रूसी वैज्ञानिक आइवेनोस्की थे, उन्होंने ही वायरस की खोज की थी। और वायरस को इन्होंने खोज की थी, कहाँ खोज की थी, तो एक बीमार तंबाकू का पौधा था, यानी जो था रोगग्रस्त जो तंबाकू के पौधे में इन्होंने खोज किया था वायरस का। और जब तंबाकू के पौधे में इन्होंने उस वायरस की खोज किया तो इसका नाम भी इन्होंने रखा था, जिसका नाम था टीएमवी। क्या नाम रखा था, टीएमवी। टी से टोबैको, टोबैको मतलब होता है तंबाकू, मोजाइक वायरस, एम फॉर मोजाइक और वी से वायरस। तो इन्होंने जब देखा तंबाकू के बीमार तंबाकू, ये रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में, तो उस वायरस की इन्होंने नाम रखा था टोबैको मोजाइक वायरस, याद रखना है। फिर आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बताते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट है, पूछेगा कि विषाणु जो होता है किसके बने होते हैं। तो देखिए विषाणु जो बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, यानी विषाणु जो है प्रोटीन के बने होते हैं और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए या डीएनए रूप में होता है, यानी इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है किस रूप में होता है, तो विषाणु में आरएनए और डीएनए के रूप में होता है। पौधे तथा
कुछ जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड जो होता है आरएनए होता है, यानी कुछ पौधे हैं और कुछ जंतु हैं जिसके वायरस का जो है न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है, आरएनए का होता है, जबकि अन्य जंतु वायरस में यह डीएनए के रूप में भी होता है। ये दोनों रूप में हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए के रूप में होते हैं। तो हमारे जो है कितने प्रश्न कंप्लीट हुए। सबसे पहले वायरस शब्द का मतलब क्या होता है, तो विष होता है, जहर होता है। वायरस का खोज किसने किया, तो आयोनोव्स्की ने किया। जो वायरस की खोज किया था वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो रूस के वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसमें खोज किया था, तो रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में इन्होंने देखा था। वायरस का नाम इन्होंने क्या रखा था, तो वायरस का नाम इन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस रखा था, यानी टीएमवी रखा था। फिर पूछेगा आपसे प्रश्न कि विषाणु जो है बना किसका होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड में इसमें आरएनए और डीएनए जो है दोनों मौजूद होता है। कुछ पौधे में आरएनए होता है कुछ जंतुओं में, और कुछ जंतुओं में डीएनए के रूप में होता है। अधिकांश विषाणु का आकार जो होता है कैसा होता है, तो अधिकांश जो है विषाणु का आकार गोलाकार होता है, और कुछ विषाणु का आकार जो है दंडाकार का भी होता है, यानी छड़ के समान होता है। डंडा मतलब डंडा मतलब छड़ के समान होता है। तो कुछ विषाणु का आकार गोलाकार होता है और कुछ विषाणु का आकार दंडाकार के रूप में भी होता है। विषाणु की प्रकृति के विषय में सभी जीव वैज्ञानिक का एक मत नहीं है, यानी विषाणु की प्रकृति के बारे में जितने भी वैज्ञानिक है जीव वैज्ञानिक, उनका जो है एक मत नहीं है। कुछ जीव वैज्ञानिक इसे सजीव मानते हैं, कुछ जीव वैज्ञानिक हैं जिसे क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं, और कुछ इसे क्या मानते हैं, निर्जीव मानते हैं। यानी कुछ जीव वैज्ञानिक वायरस को सजीव मानते हैं, ठीक है, और कुछ जीव वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक इसे निर्जीव मानते हैं, ठीक है। तो विषाणु को किस आधार पे जो है निर्जीव माना जाता है, उसको हम सबसे पहले समझते हैं। आखिर विषाणु को सजीव किस आधार पे माना जाता है, किस आधार पर निर्जीव माना जाता है, तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं वैज्ञानिकों का मत। तो विषाणु को जो है कुछ आधार पर निर्जीव माना जाता है, तो वो कौन कौन से आधार हैं, तो देखिए पहला है वायरस केवल जीवित परिपोषी में ही वृद्धि कर सकता है। इसे निर्जीव माना इसलिए जाता है क्योंकि वायरस जो होता है केवल जीवित जो परपोषी होता है उसी में वृद्धि कर सकता है, और वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। और वायरस को किस रूप में, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि वायरस अगर निर्जीव इसलिए माना जाता है क्योंकि वायरस जो है केवल जीवित परपोषी में ही क्यों वृद्धि होता है, ठीक है, और वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। फिर अगला मत था कि वायरस में श्वसन नहीं होता है, यानी वैज्ञानिकों ने कहा इसमें तो श्वसन होता ही नहीं है, तो ये तो भाई निर्जीव है। जीवित कोशिका के बाहर वायरस में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं होती, और इसमें जो है उपापचय की भी क्रिया नहीं होती है। तो इस आधार पर विषाणु को जो है निर्जीव माना गया। किस आधार पर, सजीव माना गया विषाणु को कि ये वह सजीव है। तो देखिए देख लेते हैं आधार। तो भिन्न भिन्न वायरस का आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, यानी कहा गया कि अगर जो है भिन्न भिन्न वायरस का जो आकार है ना, वो उसका आकार और संरचना जो है सभी का अलग अलग होता है। वायरस जो है जनन करता है, तो जो जनन करता है वो भाई तो सजीव हो सकता है, निर्जीव तो हो ही नहीं सकता है। तो किसी आधार पर इसे जो है हमने देखिए 4 आधार जिस पे इसे निर्जीव माना गया, और अब कुछ आधार हैं जिसे सजीव माना जाता है। तो वायरस जनन भी करता है, और ये भिन्न भिन्न वायरस जो होता है अलग अलग आकार का, अलग अलग संरचना का होता है। तो जब अलग अलग आकार का है, अलग अलग संरचना का है, तो ये हो सकता है कि भाई सजीव है। जब आकार बदल ले रहा है तो ये तो सजीव हो सकता है, ठीक है। वायरस जो होता है संवेदनशील होते हैं तथा वातावरण के प्रति उनमें अनुकूलन पाई जाती है, यानी वायरस जो है संवेदनशील भी होता है तथा वातावरण के प्रति उन्हें अनुकूलन पाई जाती है। वातावरण में ये के अनुसार ये ढल भी जाते हैं, तो इसलिए जो है विषाणु को सजीव भी माना गया है। तो कुछ आधार पर इसे जो है सजीव भी माना जाता है, कुछ आधार पर निर्जीव भी माना जाता है। उन आधारों को हमने देखा। पादप वायरस पौधे की कोशिका में रहते हैं और उनमें कई प्रकार के रोग को फैलाते हैं। जो पादप वायरस हैं वो पौधे की कोशिका में रहते हैं। पादप वायरस कहाँ रहते हैं, पौधे की कोशिका में रहते हैं, और उनमें कई प्रकार के जो है रोग को फैलाते हैं। अब वायरस से होने वाले कुछ प्रमुख रोग को भी हम देख लेते हैं कि वायरस से पौधे में कौन कौन से जो है बीमारी होता है। तो वायरस द्वारा पौधे में होने वाले प्रमुख रोग में कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तंबाकू में तो खोजा ही गया था, तो तंबाकू तो भाई इंपॉर्टेंट ही है। तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया,
गोभी हो गया, मिर्च हो गया, इन सभी में होने वाला मोजैक रोग के कारण होता है। ठीक है, तो तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्च, इन सभी में कौन सा होता है? मोजैक रोग होता है वायरस के कारण। आलू में एक लीफ रोग होता है। ठीक है, लीफ जो रोग होता है हरा हरा हो जाएगा पत्ती के समान। ठीक है, कोई आलू दिखिएगा तो वो भी जो होता है वो आलू में होने वाला रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, उसे लीफ रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भिंडी का पीत सीरा मोजैक। भिंडी में भी पीत सीरा बीमारी होता है, वो मोजैक वायरस के कारण होता है। और टमाटर का लीफ कर्ल जो होता है वो भी वायरस के कारण होता है। तो पौधे में होने वाले रोग में तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्च, इनमें मोजैक रोग के कारण। आलू में लीफ रोल होता है वायरस के कारण, लीफ रोग। भिंडी में पीत सीरा मोजैक वायरस के कारण होता है। और टमाटर का लीफ कर्ल जो होता है वायरस के कारण होता है टमाटर में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जंतु वायरस पादप वायरस से अलग होते हैं। जो जंतु के वायरस होते हैं वो पादप के वायरस से क्या होते हैं? अलग होते हैं, क्योंकि इनमें डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। और वायरस मनुष्य में भी घातक रोग फैलाते हैं। और वायरस के कारण मनुष्य में होने वाले प्रमुख रोग को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जंतु में जो होता है वायरस और पादप में जो वायरस होता है वो दोनों में क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनमें डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। वायरस में क्या है? डीएनए न्यूक्लिक एसिड भी पाए जाते हैं और आरएनए भी पाए जाते हैं। और वायरस मनुष्य में भी क्या है कि घातक रोग फैलाते हैं, यानी ये मनुष्य में भी है ना बहुत घातक बीमारी फैलाता है वायरस। वायरस के कारण मनुष्य में होने वाली बीमारियों को जो है हम लोग अब अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा के बारे में, ये भी मनुष्य में होने वाला एक बीमारी है। पोलियो भी सुना होगा, पोलियो भी एक प्रकार की बीमारी है, वायरस के कारण ही होता है। तो देखिए इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग इसे कहा जाता है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है कि यह रोग मिक्सो वायरस के कारण होता है, जो विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग है ये विश्व के सभी देशों में लगभग पाए जाते हैं। और किस वायरस के कारण? तो मिक्सो वायरस के कारण होता है। रोग के विषाणु वायु द्वारा रोगी के छींक के साथ फैलाता है। यानी इन्फ्लुएंजा या फ्लू हो जाने पर सर्दी होगी, सर्दी का नाम सुने होंगे, सर्दी जुकाम। तो इन्फ्लुएंजा और फ्लू में आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फ्लू हो गया है आपको, हाँ भाई छींक आ रही है, खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, तो ये इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस के कारण होता है। विषाणु संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों में तेजी से वृद्धि करता है और 1 से 4 दिन बाद संक्रमित व्यक्ति को बुखार, पूरे शरीर में कंपन, कमजोरी, नाक से पानी निकलना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। तो हम सभी इन्फ्लुएंजा और फ्लू वायरस के कारण जैसे नाक बहना हो गया, ठीक है, खांसी हो जाना हो गया, 2 दिन अगर हो गया सर्दी जुकाम तो फिर बुखार भी आने लगता है, तो ये क्या होता है? संक्रमण व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, जिसके संक्रमण फैल जाता है शरीर में, जिसके कारण शरीर में कंपन होने लगेगा, ठंड लगने लगेगा, आपको नाक से पानी निकलने लगेगा। ठीक है, तो ये सब जो होता है बीमारी होता है इन्फ्लुएंजा और फ्लू रोग में। इस रोग के नियंत्रण हेतु कई प्रभावी दवा भी उपलब्ध नहीं है, फिर भी एस्पिरिन प्रचुर मात्रा में आराम से कुछ राहत मिलती है। यानी जो है इस वायरस को नियंत्रण करने के लिए कई प्रभावी दवा का उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कंट्रोल किया जा सकता है। एस्पिरिन प्रचुर मात्रा में जो है आराम से कुछ राहत मिलती है एस्पिरिन से। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंजा और फ्लू जो होता है वो किस वायरस के कारण होता है? तो याद रखना है कि मिक्सो वायरस के कारण होता है, जो विश्व के सभी देशों में पाया जाता है। छींक आना, सर्दी खांसी तो सबको होता है, जुकाम। ठीक है, और रोग विषाणु वायु द्वारा रोगी के छींक के साथ फैलता है। ठीक है, तो इसमें जो कुछ बन रहा था, एक प्रश्न अच्छा बन रहा था, और इसमें जो है इलाज के तौर पर एस्पिरिन जो है इसमें दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पोलियो। तो याद रखना है मिक्सो वायरस के कारण क्या होता है? सर्दी जुकाम खांसी, यानी इन्फ्लुएंजा और फ्लू वायरस। नेक्स्ट हमारा है पोलियो। पोलियो या पॉलीमाइलिटिस रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। यानी पोलियो बोलिए या पोलियोमाइलिटिस, ये रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। और यह वायरस संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल के माध्यम से पहले आहार नाल में प्रवेश करता है। ये वायरस कैसे पहुंचेगा? तो संक्रमित भोजन से पहुंचेगा, संक्रमित दूध से पहुंचेगा,
और संक्रमित पानी वाला पीने वाला पानी के माध्यम से आपके शरीर में आहार नाल में प्रवेश करता है। आहार नाल से होते हुए वायरस रक्त कोशिका में पहुंचता है और आहार नाल में जब प्रवेश करेगा तो आहार नाल से होते होते ये रक्त कोशिका में रेड ब्लड सेल में पहुंचेगा और अंत में यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर जाता है और अंत में ये क्या होता है कि धीरे धीरे जाकर जो है नर्वस सिस्टम में प्रवेश कर जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर यह वायरस तंत्रिका तंत्र की ऐसी कोशिका को जो शरीर के पेशियों की क्रिया को नियंत्रित करता है उसे नष्ट कर देता है। यानी तंत्रिका तंत्र में जब पहुंचता है तो ये खोजता है कि ऐसी कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को नियंत्रण करता है, ठीक है, और उसी नियंत्रण करने वाले को ये क्या करता है, नष्ट करता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है पोलियो वायरस। इसके कारण पेशियों पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण हट जाता है और वे कार्य करना क्या करेगा, बंद कर देगा। जैसे पोलियो के कारण अगर हाथ काम करना बंद हो गया, पैर काम करना बंद हो गया, बहुत ही खतरनाक वायरस है ये। यह रोग बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रभावी है, खासकर 6 महीने से लेकर 3 वर्षों के उम्र तक ये बीमारी ज़्यादातर देखे जाते हैं। यानी जो पोलियो वायरस है वो खासकर बच्चों में ज़्यादा देखे जाते हैं। 6 महीनों से लेकर 3 वर्ष तक के उम्र के बच्चों में ये देखे जाते हैं। एक बार पोलियो रोग हो जाने पर फिर प्रभावित अंग का इलाज संभव नहीं है। सिर्फ फिजियोथेरेपी द्वारा रोग की तीव्रता कम किया जा सकता है। यानी अब किसी को अगर एक बार पोलियो हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आप जो है एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी जो होता है उसके माध्यम से बीमारी को आप कम कर सकते हैं। और इस रोग से बचाव हेतु पूर्ण रूप से सुरक्षित टीके उपलब्ध हैं और इस रोग से बचाने के लिए जो है टीके, पोलियो के टीके दिए जाते हैं। पोलियो की बूंद भी बचपनों में दी जाती है, ठीक है, ताकि ये जो है बच्चों में होता है इसलिए बच्चों को जो है पिलाया जाता है क्योंकि इस बीमारी से ग्रसित ना हो। तो इससे क्या क्या प्रश्न बनेंगे मेरे भाई। सबसे पहले पोलियो या पोलीमाइलिटिस रोग जो होता है किसके कारण होता है, तो इसका नाम ही है पोलियो, तो पोलियो वायरस है, ठीक है। यह संक्रमित कैसे होता है, तो भोजन के माध्यम से, दूध के माध्यम से, ठीक है, भोजन के माध्यम से, दूध के माध्यम से और पानी के माध्यम से आहार नाल में ये प्रवेश करता है। और आहार नाल में प्रवेश होते हुए ये वायरस जो है आरबी रक्त कोशिका में पहुंचता है और रक्त कोशिका से ये केंद्रिका तंत्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करने के बाद ये जो है वायरस तंत्रिका तंत्र की ऐसी कोशिका को खोजता है जो शरीर की पेशीय की क्रिया को नियंत्रण करता है और उसे ये क्या करता है, नष्ट कर देता है। और इस कारण पेशियों पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण हट जाता है और वे कार्य करना बंद कर जाता है। जिस पेशी में मारेगा उसको साफ खत्म कर देता है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये जो है खास करके 6 महीने और 3 वर्ष के बच्चों के उम्र में ही देखे जाते हैं। 6 से 3 वर्ष के उम्र के बच्चों में ये पोलियो देखा जाता है और एक बार पोलियो हो जाने के बाद जो है उस अंग का इलाज करना जो है संभव नहीं है, ठीक है। और इस रोग को बचाने के लिए जो है पोलियो को टीका भी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है खसरा वायरस। ये भी खसरा भी क्या है, वायरस है। इन्फ्लुएंजा भी वायरस है, पोलियो भी वायरस है। अब हम लोग देखने वाले हैं खसरा, ठीक है, खसरा के बारे में। खसरा आखिर है क्या, तो खसरा आइए तीसरा नंबर जो है खसरा के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यह मार्बोली विषाणु के कारण होने वाला रोग है खसरा। किसके कारण, किस विषाणु के कारण, तो मोरबोली विषाणु के कारण होता है और यह विषाणु वायु के माध्यम से तेजी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को आरंभ में नाक, आंख से पानी बहता है और बुखार होता है तथा 3-4 दिनों बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं खसरा में। इस रोग में रोगी को पर्याप्त आराम तथा उबला हुआ भोजन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं खसरा। खसरा जो होता है पूछेगा सीधे आपसे कि किस वायरस के कारण होता है, तो याद रखना है मोरबोली वायरस, ठीक है। खसरा होता है मोरबोली वायरस के कारण, ठीक है। और ये जो है विषाणु वायु के माध्यम से, खसरा जो होता है किसके माध्यम से पहुंचेगा, हवा के माध्यम से पहुंचता है शरीर में, ठीक है। और संक्रमित व्यक्ति को जो है शुरू में तो ये नाक, आँख और पानी बहता है, ठीक है, नाक बहने लगेगा, आँख बहने लगेगा और आँख से आंसू आने लगेगा शुरू में। और फिर उसके बाद आपको बुखार भी आएगा और 3-4 दिनों के बाद जो है शरीर पर लाल लाल दाने भी हो जाते हैं खसरा के कारण। और इस रोगी को पर्याप्त जो है आराम और उबला हुआ भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए, उबला हुआ भोजन करना चाहिए। तो हमने 3 वायरस को देखा है, इन्फ्लुएंजा, पोलियो और खसरा। अब जो है चेचक भी एक प्रकार का वायरस ही है, ठीक है। चेचक का नाम सुने होंगे आप लोग। चेचक भी क्या है, वायरस है।
तो आइए चेचक के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यह वेरियोला विषाणु के कारण होता है। चेचक जो होता है वेरियोला विषाणु के कारण होता है। यह बहुत ही संक्रमित रोग है और इसके विषाणु वायु के माध्यम से फैलता है। तो यह जो है वेरियोला विषाणु के कारण होता है और ये जो है बहुत ही ये वेरियोला विषाणु के कारण होता है। यह बहुत ही संक्रामक रोग है और इसके विषाणु वायु के माध्यम से फैलते हैं। संक्रमित व्यक्ति को आरंभ में बुखार, सिर में दर्द, उल्टी होता है और 4 दिन के बाद मुंह पर लाल दाने निकल जाते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। और इस रोग का टीका भी उपलब्ध है, चेचक का टीका। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेचक जो होता है किस वायरस के कारण होता है, तो वेरियोला वायरस के कारण होता है चेचक। ठीक है, ये बहुत ही संक्रामक रोग है और इसके विषाणु वायु के माध्यम से फैलते हैं। ये जो है ये भी कैसे पहुंचता है, तो वायु के माध्यम से भी पहुंचता है चेचक भी। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति को जो है शुरू में बुखार आएगा, सिर में दर्द आएगा, ठीक है, उल्टी भी आती है और 4 दिन के बाद जो है मुंह पर क्या होता है, लाल लाल दाने और पूरे शरीर में फैल जाता है। और इस रोग का जो है टीका उपलब्ध है, चेचक का टीका। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, छोटी माता स्मॉल पॉक्स के बारे में सुने होंगे। ठीक है, इसके लिए जो है पूजा भी की जाती है। तो देखिए, छोटी माता जो स्मॉल पॉक्स है वह भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। देखिए, यह रोगी वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। तो सबसे पहले चेचक के बारे में पूछे तो चेचक होता है वेरियोला विषाणु के कारण और छोटी माता स्मॉल पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण। तो ये दोनों याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। चेचक दोनों जो है समानांतर बीमारी दिखता है क्योंकि दोनों की जो है मिलते हैं, बहुत जाते हैं। तो चेचक और छोटी माता, चेचक जो होता है वेरियोला वायरस, ओला चेचक, ओला पड़ेगा तो चेचक होगा और सेला में छोटी माता, तो वेरिसेला जोस्टर छोटी माता, याद रखना है। वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण छोटी माता और वेरियोला विषाणु के कारण चेचक होता है। और यह भी संक्रमण रोग है परंतु चेचक से कम। ठीक है, ये भी संक्रमित रोग है लेकिन चेचक से थोड़ा हल्का। इस रोग में रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और हल्का बुखार रहता है तथा जोड़ों पर दर्द होता है। घुटने दर्द करेंगे, मतलब जो है जहाँ जहाँ जोड़े हैं वहाँ वहाँ आपको दर्द महसूस होता है। ठीक है, और लाल लाल दाने भी पूरे शरीर में जो है हो जाता है। ठीक है, और मतलब शरीर जो है दाग हो जाता है पूरा। इस रोग का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। रोगों को स्वच्छ वातावरण में रखने और पर्याप्त आराम करने से स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। छोटी माता में क्या होता है कि जो है साफ़ सफाई रखा जाता है, बहुत अच्छा से देखभाल किया जाता है। ठीक है, तो साफ़ सफाई स्वास्थ्य सब रखने पर जो है ये ठीक हो जाता है छोटी माता। इसका कोई इलाज भी नहीं है। चेचक का इलाज है, छोटी माता का इलाज नहीं है। चेचक के टीके हैं लेकिन छोटी माता का टीका नहीं है। नेक्स्ट हमारा है रेबीज। रेबीज भी क्या है, वायरस ही है। रेबीज भी क्या है, वायरस। हम सभी वायरसों को देख रहे हैं। ठीक है, यह रोग रेबडी वायरस के कारण होता है। रेबीज होता है, नाम ही है रेबीज, तो उसमें रेबडी याद रखना है। रेबीज रेबडी वायरस के कारण होता है और इस वायरस को पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक पाश्चर ने देखा था और इस रोग को टीके का विकास भी उन्होंने ही किया था। तो इस रोग को भी देखा था किसने, फ्रांस के वैज्ञानिक थे पाश्चर। ठीक है, और उन्होंने ही टीका भी विकसित किया था, यानी इसका निदान भी उन्होंने ही खोजा था। रेबडी वायरस जो होता है कुत्ते, चमगादड़, गीदड़ जैसे जीव में पाया जाता है और यह जीव मनुष्य को काटता है तब वायरस मनुष्य में प्रवेश करके सीधे मस्तिष्क में चला जाता है। यानी कुत्ते, चमगादड़, गीदड़, समझ में, ये इसमें पाया जाता है रेबडी वायरस। चमगादड़ में भी, कुत्ते में भी और गीदड़ में भी। और ये जब मनुष्य को काटते हैं तो वायरस जो है ना मनुष्य के सीधे मस्तिष्क में प्रवेश करता है। और इस रोग के प्रारंभिक लक्षण क्या है, तो सिर दर्द होगा, हल्का बुखार आएगा, गर्दन में दर्द होता है और धीरे धीरे रोगी जो होता है पागल तरह व्यवहार करता है, पानी से डरने लगता है। ठीक है, रेबीज में संक्रमित व्यक्ति को गले की पेशी में संकुचन होना बंद हो जाता है और जिसमें वो पानी पीने में असमर्थ हो जाता है, यानी पानी जो है ना पी नहीं पाता है वो, क्योंकि गले में जो पेशी होता है संकुचन करता है, वो संकुचन होना ही बंद हो जाता है और पानी को देखते ही काफ़ी डरने लगता है। इस कारण इस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है, यानी पानी से डरने वाला बीमारी भी से कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। मनुष्य अधिकांशतः कुत्ते के काटने से रेबीज से प्रभावित होता है। कुत्ते अगर रेबीज से संक्रमित हो गए हो तो कुत्ते का व्यवहार बदल जाता है
और कुत्ते अगर जो है रेबीज से संक्रमित हो जाता है तो कुत्ते का व्यवहार भी क्या होता है, बदल जाता है। तो आइए जानते हैं रेबीज के बारे में। तो देखिए, रेबीज जो है यह रोग रैबिडी वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है रेबीज? रैबिडी वायरस के कारण होता है। और इस वायरस का पहली बार किसने खोजा था? तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाश्चर, ठीक है, इन्होंने खोजा था और इसका टीका भी उन्होंने विकसित किया था। रेबडी जो वायरस होता है वो कुत्ते में, चमगादड़ में, गीदड़ में पाया जाता है रेबीज। तो रेबडी वायरस के कारण होता है और ये जो है वायरस कुत्ते में पाया जाता है, चमगादड़ में, गीदड़ में पाया जाता है। और ये मनुष्य को काटता है तो सीधे कहाँ? मस्तिष्क में जो है वायरस पहुँचता है, सीधे मस्तिष्क में पहुँचता है, याद रखना है। इस रोग के जो प्रारंभिक लक्षण है, सिर दर्द, हल्का बुखार और गर्दन में दर्द होता है और धीरे धीरे रोगी जो है पागल की तरह व्यवहार करता है। ये जो है गर्दन की एक पेशी होती है वो संकुचन करना क्या करेगा? बंद कर देगा और जिससे वे पानी पीने में असमर्थ हो जाता है, पानी नहीं निकल पाता है, ठीक है, और पानी से वो देखकर ही डरने लगता है। और इसी बीमारी को हाइड्रोफोबिया, यानी इस रोग को जो है हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, रेबीज रोग को, ठीक है। और मनुष्य अधिकांशतः जो है इस बीमारी से कुत्ते के काटने से जो है ग्रसित होता है। तो कुत्ते से जो है दूर रहने की आवश्यकता है लोगों को। कुत्ते अगर जो है रेबीज से संक्रमित हो जाता है तो कुत्ता भी क्या होता है? पागल की तरह व्यवहार में बदल जाता है। कुछ पॉइंट है, जैसे संक्रमित कुत्ता अत्यंत क्रोधी या उग्र हो जाते हैं और व्यक्ति को काटने दौड़ता है, और या संक्रमित कुत्ता सुस्त या मौन होकर एकांत स्थान पर पड़ा रहता है। जब कुत्ते में ये वायरस फैलता है, कुत्ते अगर कैसे पता करना कि कुत्ते जो है संक्रमित है? तो संक्रमित कुत्ता जो है अत्यंत क्रोधी और उग्र होता है, ठीक है, एकदम क्रोधी होगा और उग्र होगा, समझ में, गुस्सा होगा कुत्ता, और ये जो है हमेशा व्यक्ति को काटने दौड़ेगा। दूसरा टाइप के भी होता है, या तो जो संक्रमित कुत्ता होता है वो सुस्त भी रहता है, उग्र भी रहता है, सुस्त भी रहता है और मौन होकर एकांत स्थान पर पड़ा भी रहता है। तो एक ऐसे भी कुत्ते से दूर रहना है, ठीक है। कुत्ता मनुष्य को काटने के 3-5 दिनों के अंदर मर जाता है, तो यह मान लेना चाहिए कि निश्चित वह कुत्ता रेबीज से संक्रमित है। तो कुत्ता जो है मनुष्य को काटने के 3-5 दिन के अंदर मर जाता है। अगर कुत्ता, ऐसी कुत्ता जो अगर मनुष्य को काटता है तो 3-5 दिन के बाद कुत्ता भी मर जाएगा, और मान लेना चाहिए कि निश्चित वह कुत्ता रेबीज से संक्रमित था। कुत्ता मर जाता है काटने के बाद तो समझ जाना है कि वह कुत्ता जो है किससे संक्रमित है? रेबीज से संक्रमित है। आपका भी जो है मतलब नुकसान होने वाला है। यानी कुत्ते के एक लक्षण को रखकर जो है सभी को छोड़ देना चाहिए। कुत्ते के जो एक सबसे अच्छा लक्षण होता है वफादारी। नेक्स्ट है हमारा, रेबीज वायरस से अधिक मस्तिष्क प्रभावित हो गया फिर उसका कोई उपचार नहीं है, अतः पालतू कुत्ता या रेबीज संक्रमित पशु को काटने के तुरंत बाद एंटी रेबीज सुई दिया जाता है। यानी अगर यदि रेबीज वायरस से अगर मस्तिष्क प्रभावित हो गया है तो उसका कोई उपचार नहीं है, अतः पालतू कुत्ता या रेबीज संक्रमित पशु के काटने के तुरंत बाद एंटी रेबीज सुई दिया जाता है। तो इसलिए रेबीज अगर वायरस अगर मस्तिष्क प्रभावित हो गया किसी व्यक्ति को तो उसका कोई उपचार नहीं है, कोई उपचार नहीं है। व्यक्ति का जो है मौत निश्चित है, पानी तो पीना ही नहीं है, पीने से डर लगता है। और पालतू कुत्ता या रेबीज संक्रमित पशु के काटने के तुरंत बाद जो है क्या, अगर पालतू कुत्ता हो गया या रेबीज संक्रमित कुत्ता काट लेता है, ठीक है, तो कैसे भाई कोई कुत्ता है वो रेबीज संक्रमित है कि नहीं है, ठीक है, और वो शांत भी रहता है, मौन भी रहता है, गुस्सा भी रहता है, तो पता कैसे करें? तो इसलिए जो है लोग क्या करते हैं, एंटी रेबीज सुई दिलवा लेते हैं कुत्ते के काटने के बाद, ठीक है। तो ये जो है कुत्ते के काटने के बाद, कुत्ते नहीं है कुत्ते हैं, कुत्ते के काटने के बाद एंटी रेबीज जो है सुई दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हेपेटाइटिस। यानी कहते हैं ना कि कोई दोस्त यार होता है तो कुत्ते के एक लक्षण छोड़कर उसमें कुत्ते के सारे गुण पाए जाते हैं। यानी वफादारी जो है छोड़कर कुत्ते के सारे गुण पाए जाते हैं आस पड़ोस के लोग में। देखिए नेक्स्ट है, यकृत में वायरस के संक्रमण से यह रोग होता है। हेपेटाइटिस जो होता है वो यकृत में वायरस के संक्रमण से होता है। यह हेपेटाइटिस अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से भी यह बीमारी होता है, हेपेटाइटिस बीमारी। हेपेटाइटिस जो होते हैं कई टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो टाइप ए और तथा टाइप बी कॉमन है।
हेपेटाइटिस ए जो होता है दूषित भोजन या पानी द्वारा संक्रमित होता है, तथा टाइप बी जो होता है रुधिर, लार आदि को संक्रमित से होता है। इस रोग में यकृत सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है और हेपेटाइटिस का सबसे प्रधान लक्षण त्वचा एवं आंखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ जाना, जिसे आम भाषा में जॉन्डिस भी हम कहते हैं। इस रोग का टीका उपलब्ध है। तो देखिए हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस जो होता है वो यकृत में होता है, ठीक है। यकृत हम किसे कहते हैं, लीवर को कहते हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है वो लीवर को संक्रमित करता है और अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से यह बीमारी होता है हेपेटाइटिस, या ना भी करता है तो यह हेपेटाइटिस हो ही जाता है, यानी जॉन्डिस जो है अधिक लोगों को होता है, ठीक है। लेकिन एक बार हो, 2 बार हो तो ठीक है, लेकिन अगर 3 बार हो जाता है तो समझिए कि जो है आपका लीवर जो है सही नहीं है, ठीक है। बहुत ही आपको आगे चल के बहुत सी बीमारियां होने वाली हैं। तो यकृत में वायरस के संक्रमण से यह रोग होता है और अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन करने पर भी यह बीमारी हो जाता है। हेपेटाइटिस कई टाइप के होता है, जिसमें एक तो टाइप ए हेपेटाइटिस है और एक टाइप बी हेपेटाइटिस है, ठीक है। तो टाइप ए तथा टाइप बी कॉमन है। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो दूषित भोजन या पानी द्वारा संक्रमित होता है, यानी हेपेटाइटिस ए जो होता है ना वो दूषित पानी से और दूषित भोजन से होता है। और टाइप बी वाला जो है वो रुधिर और लार आदि को संक्रमित करता है, यानी खून को संक्रमित और लार को जो है संक्रमित करता है। इस रोग में यकृत जो है क्या होता है, यकृत का यानी लीवर का साइज जो होगा ना वो बड़ा हो जाता है हेपेटाइटिस में। और हेपेटाइटिस का सबसे प्रधान लक्षण क्या है, त्वचा एवं आंखों का सफ़ेद भाग जो होता है वो पीला हो जाता है। त्वचा भी आपको पीला हो जाएगा, आंख भी पीला हो जाएगा, तो समझिए कि आपको जॉन्डिस हो गया है, यानी हेपेटाइटिस वाला बीमारी हो गया है, जॉन्डिस होता है। और इस रोग का जो है टीका है, यानी इलाज इसका उपलब्ध है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैक्टीरियोफेज। ये भी सब क्या है, वायरस ही हैं, बैक्टीरियोफेज। अब सॉरी, वायरस हमने देख लिए कहाँ तक, हेपेटाइटिस तक 5 हमने वायरस देखे। अब ये हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन। तो हमने इससे पहले 5 एंटीबायोटिक्स को हमने देखा है, यानी सूक्ष्मजीव को देखा। कौन कौन से, सॉरी 3 को देखा। एक तो वायरोएड्स, प्रियन और वायरस, और हमारा जो चौथा है बैक्टीरियोफेज है। हमारा चौथा क्या है, बैक्टीरियोफेज है। यानी हमने जो है 3 प्रमुख जो भी सूक्ष्मजीव थे उन्हें देखा, फिर हमारा जो है बैक्टीरियोफेज है। वायरस में जो है 5 पार्ट्स को हमने देखा, कौन कौन से थे, विषाणु महत्वपूर्ण, उन सभी को हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो वैसे विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। और बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है, यानी बैक्टीरियोफेज भी एक प्रकार का क्या है, वायरस ही है। लेकिन ऐसा विषाणु है ना जो ये बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है, जीवाणु पर आक्रमण करता है, उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसका नाम ही है बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरिया पर आक्रमण करने वाला बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज भी एक प्रकार का विषाणु है, वायरस है, और ये जो है जीवाणु पर ही आक्रमण करता है। बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले किसने और कब खोजा था, तो देखिए बैक्टीरियोफेज को जो है सबसे पहले, बैक्टीरियोफेज का सर्वप्रथम खोज ट्वार्ट तथा डी हेरेल ने 1917 में किया था। तो याद रखना है कि बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले किसने खोज किया था, तो ट्वार्ट तथा डी हेरेल ने खोज किया था। और यह विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। विषाणु की आकृति मनुष्य के शुक्राणु कोशिका की तरह होता है, यानी इसमें विषाणु जो की आकृति होती है वो मनुष्य की शुक्राणु की कोशिका की तरह होता है बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज केवल जीवाणु पर ही आश्रित रहता है तथा उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवाणु की उपस्थिति होती है, यानी बैक्टीरियोफेज सभी जगह वहां रहेगा जहां जीवाणु रहेगा, वहीं रहता है बैक्टीरियोफेज, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज जीवाणु पर ही हमला करता है, ठीक है। तो दुश्मन तो सभी जगह हर एक व्यक्ति के रहते हैं, पीछा करते फॉलो करते रहते हैं, ठीक है, हर एक इंसान में भी होता है। तो वैसे ही जीवाणु के साथ भी होता है, उसके हमेशा जगह जो है उपस्थित रहता है बैक्टीरियोफेज। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाते हैं और ये पानी को सड़ाने वाले जीवाणु का भक्षण करते हैं, और यही कारण गंगा जल काफ़ी अधिक दिन होने पर भी खराब नहीं होता है। तो गंगा जल में जो होता है ना बैक्टीरियोफेज होता है, जिसके कारण क्या होता है, गंगा जल जो है खराब नहीं होता है। कितनों दिन तक आप रखिएगा ना तो गंगा जल खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गंगा जल में क्या होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरियोफेज उपस्थित रहता है, ठीक है।
तो सबसे पहले इसमें क्या क्या जो है क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देखिए, बैक्टीरियोफेज भी एक प्रकार का विषाणु है, लेकिन ऐसा विषाणु है जो जीवाणु पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणु पर ही आक्रमण करता है, यानी एक प्रकार का क्या है, वायरस है। फिर बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले खोजा किसने था, तो टवार्ट और डी हेरेल, नाम है टवार्ट और डी हेरेल ने। कब खोजा था, 1917 में खोजा था बैक्टीरियोफेज के, टवार्ट और डी हेरेल ने। यह जो है विषाणु प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। और विषाणु की जो आकृति होती है मनुष्य के जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, उसकी कोशिका की तरह होता है। बैक्टीरियोफेज जो होता है केवल जीवाणु पर ही आश्रित रहता है और उन सभी स्थानों पर पाया जाता है जहाँ जीवाणु की उपस्थिति होता है। जहाँ बैक्टीरिया होगा वहाँ जो है बैक्टीरियोफेज उपलब्ध होता है। गंगा जल में जो होता है बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाते हैं, जिसके कारण पानी को सराहने वाले जीवाणु का भक्षण करता है, और यही कारण जो है गंगा जल काफ़ी अधिक दिन तक होने पर भी खराब नहीं होता है। तो हमने बैक्टीरियोफेज को देखा। अब जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का जो सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो देखिए, जीवाणु जो होता है सर्वव्यापी सूक्ष्म जीव होता है, वायु जल भूमि हर जगह मौजूद होता है। जो बैक्टीरिया होता है ना, सर्वव्यापी सूक्ष्म जीव है, कहीं भी मौजूद होता है, हवा में, जल में, जमीन पर, हर जगह। जीवाणु की खोज किसने किया था, तो जीवाणु की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने किया था। उन्होंने इसका नाम रखा था एनिमैल्यूकल, ठीक है। तो जीवाणु की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने और इसका नाम रखा था एनिमलक्यूल, ठीक है, एनिमलक्यूल इसका नाम रखा था। और एहरनबर्ग द्वारा विषाणु का नाम दिया गया, जो एहरनबर्ग थे वैज्ञानिक, उन्होंने इसका नाम जीवाणु दिया था। सर्वप्रथम लुई पाश्चर, इसके बाद कोच ने पता लगाया कि जीवाणु द्वारा मनुष्य में रोग फैलते हैं और जीवाणु में पाए जाने वाला समान लक्षण भी है। तो सबसे पहले क्या क्या पॉइंट बनता है उसे हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जीवाणु जो है सर्वव्यापी सूक्ष्म जीव, यानी कहीं भी मौजूद होता है, भूमि जल वायु सभी जगह, ठीक है। और जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। और उन्होंने ल्यूवेनहॉक जो खोज की थी तो उन्होंने जीवाणु का नाम जीवाणु नहीं दिया था, इन्होंने एनिमलक्यूल रखा था नाम। क्या रखा था, एनिमलक्यूल नाम रखा था ल्यूवेनहॉक ने। जब जीवाणु की खोज तो ल्यूवेनहॉक ने किए थे, लेकिन इसका नाम इन्होंने बैक्टीरिया नहीं रखा, एनिमलक्यूल रखा। लेकिन फिर जो एहरनबर्ग आए, उन्होंने कुछ स्टडी किया बैक्टीरिया को, इन्होंने इसका नाम रख दिया जीवाणु, ठीक है, यानी बैक्टीरिया इन्होंने रख दिया इसका नाम। और फिर उसके बाद सबसे पहले लुई पाश्चर, फिर उसके बाद जो लुई पाश्चर, फिर उसके बाद कोच ने पता लगाया कि जीवाणु द्वारा मनुष्य में रोग फैलता है। यानी एक लुई पाश्चर है वैज्ञानिक, और कोच ने पता लगाया कि जो है जीवाणु मनुष्य में रोग को भी फैलाता है और जीवाणु में पाए जाने के कुछ लक्षण भी हैं। क्या क्या लक्षण, उन लक्षणों को हम देखते हैं। तो देखिए, जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी जीवाणु जो है वो कैसी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, यूकैरियोटिक कोशिका नहीं होती, प्रोकैरियोटिक होता है। और इसमें जो होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी सेल वाल जो है इसमें पाया जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु अधिकांशतः परपोषी होता है, जीवाणु जो होता है अधिकांशतः परपोषी होता है, और कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसमें वे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। विभिन्न जीवाणु का जो औसत आकार होता है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होता है। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं और जीवाणु के रूप के आधार पर विभिन्न नाम भी दिए गए हैं। तो हम पहले जो क्वेश्चन बना हमसे कुछ क्वेश्चन, उन जो है प्रश्नों को हम लोग जो है पहले निपटाते हैं। तो देखिए, जीवाणु सबसे पूछेगा आपको कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक होता है कि यूकैरियोटिक। तो जीवाणु जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये भी मालूम होना चाहिए कि जीवाणु में सेल वाल भी पाया जाता है। और जैसे पौधों में क्या होता है कि उसकी कोशिका भित्ति काइटिन के बनी सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होता है ना, सेलुलोज की नहीं बना होता है इसमें, ठीक है। इसमें जो बनता है पेप्टिडोग्लाइकन के बना होता है। तो याद रखना है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है कोशिका भित्ति जीवाणु की। और पौधे में जो है पौधे में जो है कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु जो होता है अधिकांश जो होता है परपोषी होता है। जीवाणु अधिकांश कैसा होता है, परपोषी होता है। और कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होता है, यानी खुद से भी भोजन बना कर लेता है, लेकिन अधिकतर जो है परपोषी होता है। स्वपोषी जीवाणु जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या होता है, स्वपोषी जीवाणु जो स्वपोषी खुद से जो
सेल्फ जो भोजन तैयार कर लेता है उसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है जीवाणु को। ठीक है, जैसे स्वपोषी पेड़ पौधा होता है, खुद से भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो वैसे ही जीवाणु भी होता है। जैसे हम लोग परपोषी में क्या होता है कि किसी और पे आश्रित होना, तो अधिकांश जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया वो परपोषी होता है, यानी किसी चीज़ पे आश्रित रहता है। लेकिन कुछ जीवाणु जो है वो स्वपोषी होते हैं, और उसी स्वपोषी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। उसी जीवाणु को हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो याद रखना क्लोरोफिल में जो है साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पौधे जो है पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वही तो स्वपोषी होगा, और जीवाणु ऐसे स्वपोषी जीवाणु होते हैं। और अगर क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाएगा। जीवाणु के अगर आकार की बात करें तो उसका जो एवरेज साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के तक होता है। और जीवाणु जो अनेक रूप में होते हैं, जैसे कौन कौन रूप में होते हैं उन सभी को हम देखते हैं। तो देखिए, गोल आकार के जीवाणु को कोकाई कहते हैं। जब गोल आकार का अगर जीवाणु दिखे तो उसे क्या कहा जाता है, कोकाई कहा जाता है, या कोकी कहते हैं। ठीक है, और घन आकार के गोल जीवाणु को सार्सिना यानी सार्सिना कहते हैं, याद रखना है। तो गोल आकार को कोकाई और घन आकार को सार्सिना कहा जाता है। ठीक है, और छर आकार को बैसिलस कहा जाता है, और सर्पिल आकार जीवाणु को स्पाइरिला कहा जाता है, और कौमा आकार जीवाणु को वाइब्रियो कहा जाता है। तो इन सभी को याद रखना है। सबसे पहले जीवाणु गोल में, क्या में, गोल में, तो देखिए गोल को क्या कहा जाता है, कोकाई। याद रखने की आवश्यकता है, ऑप्शन में समझ जाना है। तो देखिए कोकाई में, कोकाई लिखिएगा तो CO है ना, तो गोल है, तो याद रखना है कोकाई में गोल आकार का जीवाणु होगा। गोल आकार का जीवाणु को कोकाई कहेंगे। ठीक है, घन आकार की अगर बात करें तो घन आकार में क्या होता है, सार्सिना होता है। क्या होता है, घन आकार में सार्सिना होता है। अब हम लोगों का सीना जो छाती होता है क्या होता है, चौड़ी होती है, घन आकार की, तो याद रखना है सार्सिना घन आकार की होती है। ठीक है, छर आकार में जो होता है बैसिलस होता है। छर आकार में क्या होता है, बैसिलस होता है। तो देखिए छर के समान 2 एल इसमें दिख रहा होगा, तो बैसिलस जो होता है छर के आकार का होता है। ऐसे तो स्पाइरला में भी होता है। ठीक है, तो स्पाइरला में आपको समझना है, सर्पिल जो है स्पाइरला उसका नाम ही है, उसी के नाम से पता चल जाएगा। और कौमा के आकार में जो है वाइब्रियो। ठीक है, तो कौमा के आकार में क्या है, वाइब्रियो, याद रखना है। तो याद रखना, गोल में कुकियो, घन आकार में सार्सिना, छर आकार में बैसिलस, और सर्पिल आकार जीवाणु में स्पाइरिला, और कौमा आकार में वाइब्रियो हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट क्या, कि जीवाणु में जनन प्रायः विखंडन यानी फ्यूजन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यानी जीवाणु में जनन भी होता है, तो वो कैसे होता है, तो वो विखंडन के कारण, फ्यूजन के कारण होता है। और अलैंगिक जनन होता है। कैसा होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब जो है जीवाणु से कुछ फायदे भी होते हैं, तो जीवाणु से क्या फायदे होते हैं उसे भी हम समझते हैं। तो जीवाणु पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का कार्य करता है। जीवाणु जो है पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का कार्य करता है। ये मृत जीव शरीर में फंसे कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व को मिट्टी एवं वातावरण में मुक्त करते हैं। ये क्या है कि ये मृत जीव शरीर में फंसकर कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व को मिट्टी एवं वातावरण में मुक्त करता है। कुछ जीवाणु, जैसे अगर हम बात करें, कुछ जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर, कौन कौन सा है, एजोटोबैक्टर, क्लोरास्ट्रिडियम, राइजोबियम, लिमिनोसिकुल के पौधे, ठीक, जो पौधे के जड़ों से सहजीवी के रूप में तथा जीवाणु हवा में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं, जो खेती के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। ऐसे जीवाणु जो स्वतंत्र नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की यौगिक में बदलते हैं उसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। ई कोलाई जीवाणु मानव के पाचन तंत्र में पाया जाता है तथा पाचन क्रिया में सहायक होता है। ये गोल जीवाणु होता है। ये जीवाणु भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को खाकर हमारी रक्षा करते हैं। रोमंथी जीव की अगर बात करें, जुगाली करने वाला जीव जैसे होता है ना, पगुराता है जंतु, तो उसके अमाशय में सेलुलोज पचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, और इन प्राणियों द्वारा खाए गए घास के सेलुलोज को केवल उनके अमाशय में मौजूद जीवाणु ही पचा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, तो देखिए सबसे पहले जीवाणु से कुछ लाभ भी होते हैं। आर्थिक लाभ क्या है, जीवाणु जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का कार्य करता है, और मृत जीव शरीर में जो भी मरे जीव शरीर होते हैं
उसमें फंसे कार्बनिक और जो अकार्बनिक तत्व होता है उसको मिट्टी में मिलाकर वातावरण में मुक्त कर देता है। तो वो कौन क्या करता है? बैक्टीरिया ही करते हैं, जो मरे जीव हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करता है? कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व को मिट्टी में मिला देता है। कौन? बैक्टीरिया ही मिलाता है, ठीक है। होता है ना कि शरीर जो होता है दफन कर देने के बाद मिट्टी में मिल जाता है, तो वो जो पूरी तरह से शरीर नष्ट होता है वो किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण ही होता है। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो एजेटोबैक्टर, क्लोरास्ट्राडियम, राइजोबियम, ठीक है, जैसे ल्यूमिनोसिकूल के पौधे, जैसे पौधे के जड़ों में सहजीवी के रूप में तथा जीवाणु हवा में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं। जो क्या करते हैं कि हवा में उपस्थित जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबसे अधिक है, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है ग्रहण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है। नाइट्रोजन ग्रहण करता है, नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है, और जो खेती के लिए जो है क्या होता है? बहुत जो है फायदेमंद हो जाता है। और वो जीवाणु कौन कौन है जो ये करता है? तो एजेटोबैक्टर जीवाणु है, क्लोरास्ट्रिडियम जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु है, ये सभी जो फायदेमंद जीवाणु है। ऐसे जीवाणु जो स्वतंत्र नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है, जैसे स्वतंत्र नाइट्रोजन है वातावरण में तो उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है, और उसी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थितिकारक जीवाणु कहते हैं। जैसे में एजेटोबैक्टर, ये सभी क्या है? नाइट्रोजन स्थितिकारक जीवाणु है। एजेटोबैक्टर हो गया, क्लोरास्ट्रिडियम हो गया, राइजोबियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि ई कोलाई का जो जीवाणु है, ई कोलाई जीवाणु, वो मानव के जो है पाचन तंत्र में पाया जाता है। तो सबसे पहले ई कोलाई जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो मानव के पाचन तंत्र में पाया जाता है, और यही जो होता है पाचन क्रिया में सहायता करता है। तो सबसे पहले सीधा प्रश्न पूछेगा कि मनुष्य के पाचन तंत्र में सहायक जो है जीवाणु कौन सा है? तो ई कोलाई, ठीक है, जो पाचन तंत्र में होता है। और ये जीवाणु जो होता है ना, वो भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु को खाकर हमारी रक्षा करता है। फिर रोमंथी जीव किसे कहते हैं? रोमंथी जीव जो जुगाली करने वाला जीव है, जैसे भैंस बैठकर पखुराते रहती है, ठीक है, गाय पखुराते रहती है, बैल को देखे होंगे, तो ये सब जो है रोमांथी जीव जुगाली करने वाले जीव होते हैं। तो ये सभी क्या खाते हैं? ये सभी हरे पत्तियां, हरी घास खाती हैं, और हरे पत्तियों में, हरी घासों में क्या होता है? सेलुलोज की मात्रा होती है। तो जो उनके पेट में सेलुलोज पचाने वाला बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो वो जो सेलुलोज को, हरी पत्तियों, हरी घासों को पचाने के लिए क्या होता है? बैक्टीरिया होता है उसमें, ठीक है। और इन प्राणियों द्वारा जो खाया गया सेलुलोज को केवल उनके आमाशय में मौजूद जीवाणु ही पचा सकता है, यानी उनके पेट में जीवाणु होता है वही उसको पचा जा सकता है। हम लोग वो खाएंगे तो थोड़ी ना पचा पाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सेलुलोज पचाने के लिए बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण जो है वो भोजन को पचा लेते हैं, और सेलुलोज हरे पत्तियों में ही होता है। अब देखिए, क्योंकि सेलुलोज की बनी होती है क्या? हरे पेड़ पौधे के जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की ही बनी होती है। अब देखिए कुछ और है, जैसे दूध को दही में परिवर्तन जीवाणु ही करता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोस शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलता है, और जिससे दही बनता है। अब हमने जो है दिनचर्या में देखा होगा, दूध हम लोग दही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो दूध से जो दही बनता है वो किसके कारण बदलता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण ही होता है। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोक शर्करा को जो है लैक्टिक अम्ल बदल देता है, जिससे क्या बन जाता है? दही बन जाता है। जीवाणु द्वारा मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंधी लाई जाती है, और इसी क्रिया को राइपेनिंग कहते हैं। तो सीधे आपसे पूछा जाएगा कि राइपेनिंग क्या होता है, तो याद रखना है कि राइपेनिंग जो होता है जीवाणु द्वारा मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंध लाई जाती है, वो रैपेनिंग के द्वारा ही, ठीक है। बैसिलस मेगाथीरियम माइक्रो जो है कोकस जीवाणु द्वारा क्रमशः चाय तथा तंबाकू के पत्तों में सुगंध पैदा किया जाता है, और इस जीवाणु का उपयोग नील के निर्माण में, चमड़े के शोधन में तथा जूट के रेशे को अलग करने में किया जाता है। तो जो बैसिलस मेगाथीरियम जीवाणु है, माइक्रोकोकस जीवाणु है, ये सभी जो होते हैं जैसे चाय में, तंबाकू के पत्तों में सुगंध पैदा के लिए जो उत्तरदायी होते हैं। और इस जीवाणु को, जो बैसिलस मेगाथीरियम जीवाणु है, माइक्रोकोकस जीवाणु है, इसका प्रयोग जो है नील के दर्पण में, नील के निर्माण में किया जाता है, ठीक है, चमड़े के शोधन में किया जाता है, ठीक है, चमड़े को साफ सिफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस बैक्टीरिया का। और जूट के रेशे को जो है अलग करने में भी बैसिलस मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस जीवाणु का इस्तेमाल हम करते हैं। आजकल अधिकांश एंटीबायोटिक औषधियाँ जीवाणु से तैयार किए जाते हैं। आजकल जितने जो है एंटीबायोटिक औषधि है, दवा है, वो किससे तैयार होता है? जीवाणु से, बैक्टीरिया से ही तैयार होते हैं। और जीवाणु के बहुत सी जातियाँ द्वारा रोग प्रतिरोधक टीका भी तैयार किया जाता है। और जीवाणु की बहुत सारी जो है कैटेगरी है, जिसके कारण प्रतिरोधक टीका जो है तैयार किया जाता है।
अब कुछ जो है जीवाणु में प्रमुख हानिकारक क्रियाएं भी होती हैं, उन हानिकारक क्रियाओं को हम लोग देखते हैं एक नज़र में। तो बहुत से जीवाणु विषैले पदार्थ को स्रावित कर खाद्य पदार्थ को विषाक्तता बना देते हैं। यानी बहुत से जीवाणु जो हैं विषैले पदार्थ को स्रावित कर खाद्य पदार्थों को विषाक्त बना देते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम और बोtulinum। ठीक है, तो बोtulinum है, स्ट्रेप्टोकोकस है, क्लोस्ट्रीडियम है, ये सभी जो विषैले जीवाणु हैं जो खाद्य पदार्थ को विषाक्त बना देते हैं। और कुछ जीवाणु मिट्टी में अवस्थित नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिसमें भूमि की उर्वरता जो है कम हो जाती है। यानी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक भी बनाते हैं, और कुछ जीवाणु जो है नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में भी बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता भी कम हो जाती है। ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में तोड़ते हैं उसे विनाइट्रीकारी यानी डेंट्रिफिकेशन जीवाणु कहते हैं, जैसे स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। ये सभी जो हैं क्या जीवाणु हैं, ये सभी जो हैं विनाइट्रीकारी जीवाणु हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्पाइरोकीट साइटिफाज जीवाणु कई रुई के रेशों को नष्ट कर देता है। तो जो स्पाइरोकीट साइटिफाज जीवाणु हैं वो रुई के रेशों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। कुछ जीवाणु पेनिसिलेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रभाव जो है नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे जीवाणु जो हैं विषैले पदार्थ को स्रावित कर खाद्य पदार्थों को जहरीला बना देते हैं। बहुत सारे जीवाणु जो हैं वो जहरीला पदार्थों को निकालते हैं, और जिससे खाद्य पदार्थ जो क्या होता है, जहरीला बन जाता है। ठीक है, जैसे में स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो है विषैले जीवाणु हैं। क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम और जो है बोटुलिनियम। तो स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलिनियम ये सब जीवाणु जो हैं हानिकारक है। ये खाद्य पदार्थों को जो क्या बनाते हैं, जहरीला बना देते हैं। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि जहरीला बनाने वाले जीवाणु जैसे में स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया और बोटुलिनियम होगा, ये सभी जो हैं जहरीले होते हैं। ठीक है, बना देते हैं खाद्य पदार्थ को। कुछ जीवाणु जो होते हैं ना, जैसे हमने ऊपर देखा था कि जीवाणु जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु जो है इसके विपरीत नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। और स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलने से क्या होता है, जमीन की उर्वरता जो होती है क्या होती है, कम हो जाती है। यानी खेतिहर भूमि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलते हैं, तोड़ते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, विनाइट्रीकारी जीवाणु कहा जाता है। जैसे में कौन कौन से जो है विनाइट्रीकारी जीवाणु हैं, तो देखिए स्यूडोमोनस विनाइट्रीकारी जीवाणु है, और थायोबासिलस ये भी क्या है, विनाइट्रीकारी जीवाणु है। ये सभी जीवाणु जो है खेत की उर्वरता को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे जो है फसल उपज नहीं हो पाता। देखिए, स्पाइरोकाइट साइटिफाइज जीवाणु कई रुई मतलब जो स्पाइरोकीट है और साइटिफाइज है वो जीवाणु का इसमें होता है, तो रुई और रेशों को नष्ट कर देता है। तो रुई और रेशों में जो जीवाणु होते हैं जिसका नाम है क्या, तो स्पाइरोकीट और साइटोफाइज जीवाणु, याद रखना है। नेक्स्ट है कुछ जीवाणु जो है पेनिसिलेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं। यानी कुछ जीवाणु जो है किसका, पेनिसिलेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रभाव नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है हमारा, जीवाणु जो है पौधे में रोग फैलाते हैं, और प्रमुख रोग जो जीवाणु द्वारा पौधे में होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से बीमारी जो है पौधे में जीवाणु के कारण होता है। तो देखिए, आलू में विल्ट रोग जिसे सैलिथ रोग कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। तो आलू में याद रखना है, आलू में विल्ट रोग या सैलिथ रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, आलू में विल्ट रोग होता है, और सैथिल रोग होता है जीवाणु के कारण। गन्ना, देखिए आलू में विल्ट जो, माफ़ कीजिएगा, हम पिछले जो है आपको बताया था वायरस वाला में। ठीक है, आलू में एक वायरस भी होता है, वायरस के कारण भी एक बीमारी होता है, तो उसमें हमने एक मिस्टेक से हमने बोल दिया था। देखिए, आलू का जो है विल्ट रोग या सैथिल रोग जो होता है, हरा हरा होता है, यही होता है। ठीक है, जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है गन्ना में जो लाल धारी, अब गन्ना जो है लाल लाल आपको दिखाई देगा, गन्ना के फटके। ठीक है, तो वो जो गन्ना में लाल धारी होता है बैक्टीरिया के कारण ही होता है।
चावल में अंगमारी रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। नींबू तथा टमाटर का कैंकर रोग होता है, ठीक है, तो वो भी जीवाणु के कारण होता है। सेब और नाशपाती का जो है निर्जा रोग या अग्नि निर्जा रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। बंदा गोभी का काला विगलन रोग जीवाणु के कारण होता है। गेहूं का विगलन रोग जीवाणु के कारण होता है। गेहूं का टुंडू रोग जीवाणु के कारण होता है। तो देखिए विल्ट रोग की अगर बात करें तो विल्ट रोग जीवाणु के कारण होता है, और विल्ट रोग और सैथे रोग जो है आलू में जीवाणु के कारण होता है। गन्ना में जो लालधारी रोग है वो गन्ना में जीवाणु के कारण होता है। चावल में अंगमारी रोग है, अंगमारी रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण ही होता है। और नींबू और टमाटर में जो कैंकर रोग होता है वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है। सेब और नाशपाती का जो निर्जा रोग है जिसे अग्नि निर्जा भी रोग कहा जाता है वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है। और बंदा गोभी का काला जो विलगन रोग है वो भी जीवाणु के कारण होता है। और गेहूं का विलगन रोग ये भी जीवाणु के कारण होता है। और गेहूं का टुंडू रोग जो है वो भी जीवाणु के कारण ही होता है। अब कुछ जो है जीवाणु के द्वारा मानव में भी रोग होते हैं। जीवाणु के द्वारा किस में होते हैं? मानव में भी रोग होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए क्षय रोग का आपने नाम सुना होगा, और टीबी रोग का, ट्यूबरकुलोसिस का, ये रोग जो होता है मनुष्य में होता है, जीवाणु मानव में होता है। तो देखिए यह रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है टीबी रोग, ठीक है। और यह जीवाणु शरीर में जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलोसिस स्रावित करता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ा की कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट करने लगता है। इस रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। करीब 3 महीने से ज़्यादा खांसी के साथ हल्का बुखार इस रोग को प्रारंभिक लक्षण है। यानी 3 महीने अगर लगातार आपको खांसी रहता है, बुखार आता है, तो इसका जो है शुरुआत का लक्षण है टीबी रोग का, ठीक है। और इस रोग के जीवाणु प्राय रोगी के थूक, कफ तथा खांसी से फैलता है। और टीबी हमारे देश का एक प्रमुख बीमारी है, इससे जो है दूसरों को भी संक्रमित हो जाता है। भारत की 10% जनसंख्या इसकी चपेट में है तथा प्रतिवर्ष 5% लोगों को मृत्यु टीबी के कारण ही होता है। यानी भारत की जो है 10% जो है जनसंख्या की अगर बात करें तो इससे के चपेट में, और 5% लोग जो हैं की मृत्यु जो है टीबी के कारण हो जाता है। इस रोग का उपचार संभव है, परंतु दवाई का सेवन बहुत ही लंबी अवधि तक अनिवार्य रूप से लेना होता है। यानी इस बीमारी का इलाज है, लेकिन दवा आपको लंबी अवधि तक लेना होता है। और बच्चों को टीबी से बचाने के लिए जो है जन्म के समय ही टीबी यानी बीसीजी का टीका लगता है। बीसीजी का फुल फॉर्म याद रखना है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसका टीका दिया जाता है बच्चों में कि जो है आगे चलकर टीका मतलब जो है टीबी ना हो। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीका दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है कि जो टीका दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को मनाया जाता है? 24 मार्च को, याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट डे है। नेक्स्ट हमारा है टाइफाइड, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया है टाइफाइड। तो यह रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बीमारी से होता है। यानी यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जो है बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमक है टाइफाइड। और यह बैक्टीरिया पेयजल हो गया, भोजन हो गया, बैक्टीरिया वाला भोजन हो गया, बैक्टीरिया वाला पानी पीते हैं, दूध बैक्टीरिया वाला पीते हैं, कच्चे फल खाते हैं बैक्टीरिया वाले, या सब्जी, उसके माध्यम से स्वस्थ जो है शरीर में पहुंचता है टाइफाइड, ठीक है। यह रोग बच्चों को प्रायः होता है टाइफाइड। और इस बीमारी का प्रारंभिक लक्षण है कमजोरी, सिर दर्द, तेज बुखार। और टाइफाइड बुखार जो होता है संक्रमित व्यक्ति को 3 सप्ताह तक लगा रहता है। टाइफाइड होता है 3 सप्ताह तक अगर आपको बुखार है, 21 दिनों तक, समझ जाइए कि लगातार अगर समय पे बुखार आ रहा है, समय पे जा रहा है, समय पे आ रहा है, दवा खा रहे हैं, जा रहा है, फिर आ जा रहा है, तो समझिए कि आपको टाइफाइड ने ग्रसित कर लिया है, ठीक है। टाइफाइड जो है बचाव है तो प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद जो है टीबी टीका लगवाना चाहिए। यानी टाइफाइड बचाव है तो प्रत्येक व्यक्ति को हर 3 वर्ष के बाद जो कौन सा टीका लगाना चाहिए? टीबी टीका लगाना चाहिए कि टाइफाइड ना हो, यानी टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल टीका। नेक्स्ट हमारा है निमोनिया बैक्टीरिया। यानी निमोनिया हम देखते हैं, देखिए निमोनिया का मीनिंग क्या होता है? PNEUMONI है, पूछ दीजिएगा, अच्छे को नहीं पता होगा निमोनिया, ठीक है। तो याद रखना है निमोनिया। इस रोग को जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के कारण होता है। और इस रोग में फेफड़ा में स्थित वायु कोष्ठ यानी एल्वेली की तरल सूख जाते हैं, जिससे सांस लेने में क्या होता है? कठिनाई होता है। तो निमोनिया में क्या होता है कि सांस लेने में ये फेफड़ा में स्थित जो वायु कोष्ठ होता है उसकी तरलता जो होता है सूख जाती है, जिसके कारण सांस लेने में निमोनिया में होता है कठिन होता है, जिसमें ठंडा, खांसी, सिर दर्द इस रोग का जो है लक्षण है। नेक्स्ट हमारा है हैजा बीमारी, ठीक है, कॉलरा जिसे हम कहते हैं।
तो यह विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रमण रोग है हैजा, और इस रोग के जीवाणु आंत में पहुंचकर विषाक्त पदार्थ स्रावित करते हैं, जिनसे रोगी को जो है बार बार पानी जैसा पैखाना उल्टी होता है। यानी बार बार जो है मतलब पीले पीले हो गए, पैंट गीले, तो समझिए कि हैजा आपको हो गया है। तो पतली पैखाना हो गया, दस्त होता है, उल्टी होता है, तो समझिए कि हैजा है, कॉलेरा है। और किसके कारण होता है? तो विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। तो ये हैजा जो होता है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एंथ्रक्स। ठीक है, एंथ्रक्स क्या है? ये भी बैक्टीरिया से होता है। यह रोग जो है बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण पालतू पशु गाय एवं भैंस बकरी को होता है, और फिर पालतू पशु के संपर्क में आने पर मनुष्य को भी हो जाता है। यानी यह रोग जो है एंथ्रक्स होता है, ये जानवर में होता है, और जानवर के साथ जो है धीरे धीरे मनुष्य में भी ये फैलने लगता है। इस जीवाणु का संक्रमण होने से प्रारंभिक लक्षण है क्या है? प्रारंभिक लक्षण तो देखिए सर्दी, सांस लेने में दिक्कत, भूख में कमी, ये सभी जो है लक्षण है एंथ्रक्स के। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाले अन्य रोग। तो मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाले रोग में जैसे डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, टिटनस हो गया, काली खांसी हो गया, कोड हो गया, जिसे लेप्रोसी भी कहा जाता है, ये सभी जो है मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाले अन्य रोग हैं। डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस, काली खांसी, कोड, ये सभी जो है लेप्रोसी, ये सभी जो है मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, तो रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि सूक्ष्म जीव मानवों में रोग फैलाते हैं, और उन्होंने एंथ्रेक्स रोग को जीवाणु का पता लगाकर इसे प्रमाणित किया था। तो रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स बीमारी को जो है पता लगाकर प्रमाणित किया था कि जो है सूक्ष्म जीव मानव में जो है रोग का फैलता है, यानी सूक्ष्म जीव के कारण जो है मानव में रोग फैलता है, और इन्होंने एंथ्रेक्स रोग को पता लगाया था। जैसे एंथ्रेक्स रोग जो होता है मतलब गाय भैंस जानवर इस समय होता है, ठीक है, बकरी में होता है, ठीक है, तो इसके कारण इन्होंने पता लगाया था रॉबर्ट कोच ने, और रॉबर्ट कोच का यही मत जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहलाता है। तो अब सीधा प्रश्न पूछेगा कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या है? तो देखिए जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है, इन्होंने किसने? तो रॉबर्ट कोच ने पता लगाया था पहली बार कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमने माइक्रो बैक्टीरिया को देख रहे हैं, जैसे में वैरियोट्स के हमने पढ़ा, प्रियोन पढ़ा, वायरस पढ़ा, बैक्टीरियोफेज पढ़ा, बैक्टीरिया पढ़ा, तो ये सभी क्या है? माइक्रो बैक्टीरिया है, यानी सूक्ष्म जीव है। तो इन सब के कारण मनुष्य में भी बीमारी हो सकता है, वही है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। किसका है? रॉबर्ट कोच ने यह मत दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या? प्रोटिस्टा जगत प्रमुख सूक्ष्म जीव, यानी प्रोटिस्टा जगत के जो कुछ प्रमुख सूक्ष्म जीव हैं कौन कौन है? तो देखिए प्रोटिस्टा वर्ग में जलीय, एकोष्कीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। जो प्रोटिस्टा वर्ग होता है उसमें प्रोटिस्टा वर्ग में जलीय, एकोष्कीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है, और इस जगत में जीवों में प्रचलन अंग के रूप में सिलिया, फ्लैजिला तथा कूटपाद पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत में क्या कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? सिलिया अंग, फ्लैजिला अंग, कूटपाद अंग पाए जाते हैं। जैसे कूटपाद के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं, उसी के द्वारा निकालते भी हैं। ये सब प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीव हैं। तो देखिए प्रोटिस्टा जगत के सूक्ष्म जीव स्वपोषी तथा परपोषी दोनों स्वभाव के होते हैं। यानी प्रोटिस्टा जगत में दो प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, एक तो सेल्फ से भोजन तैयार कर लेता है, एक होता है दूसरे पर आश्रित होना। स्वपोषी जो होता है प्रोटिस्टे के अंतर्गत मुख्य रूप से एक कोशिकीय शैवाल आते हैं। जो स्वपोषी होता है उसमें एक कोशिकीय शैवाल आता है, और परपोषी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ आते हैं। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के वो परपोषी में आते हैं, और जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं वो स्वपोषी प्रोटिस्टा में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रोटिस्टा जगत के कुछ सूक्ष्म जीव, तो यूग्लिना भी क्या एक प्रकार का क्या है? सूक्ष्म जीव है। यूग्लिना भी क्या है? तो यूग्लिना है, सूक्ष्म जीव है। पैरामीशियम के भी आपने नाम सुना होगा, तो ये सभी क्या है? सूक्ष्म जीव है, प्रोटिस्टा जगत के हैं, ठीक है। तो यह एक कोशिकीय मुक्त जीवी होता है यूग्लिना। इसमें प्रचलन अंग के रूप में फ्लैजिलिया पाए जाते हैं, यानी फ्लैजिला पाया जाता है, और यूग्लिना स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार के जीवन व्यतीत करता है। यानी जो यूग्लिना होता है वह स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है, और इसमें पौधे के समान क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। यूग्लिना में भी जो है जैसे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी के समान इसमें भी यूग्लिना में भी जो है क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसमें यह प्रकाश संश्लेषण करने में समर्थ होता है। तो जो स्वपोषी है वो भोजन कैसे तैयार करेगा? प्रकाश संश्लेषण के, और प्रकाश संश्लेषण वाले में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, तभी प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। तो यूग्लिना में कुछ यूग्लिना जो है एक तो स्वपोषी है, और कुछ यूग्लिना जो है दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यानी परपोषी है। तो यूग्लिना में जो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है।
फिर यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? तो यूग्लिना को कहा जाता है। और इसी पौधे तथा जंतु के बीच योजक कड़ी माना जाता है। और यूग्लिना के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, याद रखना है। तो देखिए, यूग्लिना स्वपोषी होता है और कैसा होता है? परपोषी, दोनों प्रकार के जीवन व्यतीत करता है। इस पौधे के समान क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, इस पौधे के समान क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसमें यह प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होता है? समर्थ होता है यूग्लिना को जो है हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। और इसी पौधे तथा जंतु के बीच का योजक कड़ी माना जाता है। यूग्लिना की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, याद रखना। यूग्लिना की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी सेल वॉल यूग्लिना में नहीं पाया जाता है। फिर देखते हैं प्रोटिस्टा जगत में ही सूक्ष्मजीव पैरामीशियम भी सूक्ष्मजीव हैं। तो यह एक जो है प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम, जो सिलिया के द्वारा प्रचलन होते हैं। और इस प्रोटोजोआ का आकार जो होता है चप्पल से मिलता है, जिसकी कारण इसे चप्पल जंतु भी कहते हैं। यानी पैरामीशियम को जो है चप्पल जंतु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार जो है चप्पल के समान मिलता है। फिर देखते हैं सूक्ष्मजीव, जैसे प्रोटिस्टा जगत के प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम हम जानते हैं कि प्लाज्मोडियम क्या है। तो देखिए, ये एक परजीवी प्रोटोजोआ है जिसमें मलेरिया रोग फैलता है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण ही मलेरिया बीमारी फैलता है। और प्लाज्मोडियम को जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषक की जरूरत होती है, यानी 2 होस्ट की जरूरत होती है। इसका प्रधान पोषक मनुष्य होता है। इसका जो प्रधान पोषक कौन होता है? मनुष्य होता है। और दूसरा जो पोषक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। तो याद रखना है कि यह प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वह एक परजीवी है जिससे मलेरिया रोग फैलता है। और प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। प्लाज्मोडियम को जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 पोषक जरूरत होता है। एक होता है प्रधान पोषक, जो प्लाज्मोडियम परजीवी को मनुष्य जो है पोषक करता है, पालता है। और दूसरा होता है मच्छर, एनोफिलीज जो है मच्छर इसे पालता है। यह प्रोटोजोआ एनोफिलीज मच्छर से मनुष्य में पहुंचता है। जो ये प्लाज्मोडियम पहुंचता है प्रोटोजोआ मनुष्य में कैसे? तो ये मच्छर से पहुंचता है, एनोफिलीज मच्छर से पहुंचता है, याद रखना। किस मच्छर से पहुंचता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ? तो एनोफिलीज मच्छर से। इसे जीवन चक्र की कई अवस्थाएं होती है। जब मनुष्य के रक्त में आरबीसी में मेरोजोआइट अवस्था में आता है, तब आरबीसी के हीमोग्लोबिन नष्ट होने लगता है। तो जब क्या होता है कि मनुष्य के जो रक्त होता है आरबीसी में मेरोजोआइट अवस्था में होता है, तब आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? नष्ट होने लगता है। मलेरिया रोग में कंपन के साथ बुखार, रक्त में आरबीसी कोशिका की कमी और प्लीहा के आकार काफ़ी बढ़ जाता है। तो प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? इसमें मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग में क्या होगा कि शरीर कांपने लगेगा, बुखार आएगा, ठीक है, और खून में आरबीसी की कोशिका की कमी होने लगती है और प्लीहा के आकार काफ़ी जो है बढ़ जाता है, यानी प्लीहा का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है प्लाज्मोडियम यानी इसमें मलेरिया में। देखिए, और इस रोग हेतु कोई टीका नहीं है। और इस रोग की मशहूर दवा है कुनैन, जो सिनकोन के छाल से प्राप्त होता है। यानी मलेरिया के लिए जो महत्वपूर्ण दवा क्या है? कुनैन है, जो किससे प्राप्त होता है? सिनकोन की छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया का कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक द्वारा अर्टेमिसिया नामक पौधे से आर्टीथर नामक पदार्थ निकाला है, जो कुनैन की तरह ही प्रभावी है। यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहाँ के जो वैज्ञानिक है उन्होंने अंटोमिसिया नामक एक पौधा है, उसी से आर्टीथर नामक एक जो है पदार्थ निकाला। कौन सा पदार्थ है? आर्टीथर नामक, जो कुनैन की तरह ही प्रभावी है, ठीक है। यानी इसके कुनैन के जो सिनकोन से प्राप्त होता है उसी के जैसा एक अंटोमिसिया नामक एक पौधा है, उसी से जो है आर्टीथर नामक एक पदार्थ भी निकाला है, जो कुनैन की तरह ही प्रभावी है। ये किसने? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। इस रोग का नाम जो है मैकुलम द्वारा प्रस्तावित किया गया था और CLA लेब्रॉन नामक फ्रांसीसी डॉक्टर ने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की और इसके लिए लेब्रॉन को 1907 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सर रोनाल्ड रॉस जो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने यह पता लगाया कि मलेरिया परजीवी के कारण होता है और रोनाल्ड रॉस इस कार्य के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सबसे पहले जो मलेरिया रोग को किसने प्रस्तावित किया था? तो मैकुलॉक ने प्रस्तावित किया था। किसने? तो मलेरिया रोग को जो है नाम मैकुलक ने रखा था। मलेरिया रोग का नाम किसने रखा था? मैकुलक ने रखा था। मौस मलेरिया मौस मैकुलक याद रखना, उन्होंने रखा था मलेरिया रोग का नाम, ठीक है। फिर एक वैज्ञानिक थे CLA लेब्रॉन नामक एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे, उन्होंने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की और इसलिए जो है लेब्रॉन को जो है 1907 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया।
फिर सर रोनाल्ड रॉस जो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, सर रोनाल्ड रॉस बहुत फेमस डॉक्टर थे, इन्होंने पता लगाया कि मलेरिया और मलेरिया परजीवी जो है उसके कारण होता है। मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है? मलेरिया परजीवी के कारण होता है, और इसीलिए जो है रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब जो हम कुछ प्रोटिस्टा जगत के देखते हैं, और जैसे में लिस्मेनिया डोनोवानी, ठीक है, लिस्मेनिया डोनोवानी, ये सभी जो है प्रोटिस्टा जगत के हैं, लिस्मेनिया डोनोवानी। तो देखिए लिस्मेनिया डोनोवान क्या है? इस प्रोटोजोआ के कारण मनुष्य में काला जार होता है। तो काला जार सीधे पूछेगा कि काला जार किसके कारण होता है? तो लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। काला जार रोग को जो है ब्लैक फीवर भी कहते हैं, और काला जार ब्लैक नाम ही है, काला जार तो याद रखना है, ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। और काला जार का संक्रमण जो है बालू मक्खी द्वारा होता है। तो किस मक्खी से काला जार होता है? बालू मक्खी से, ठीक है। और किस प्रोटोजोआ से होता है? तो प्रोटोजोआ का नाम याद रखना है, लिस्मेनिया डोनोवानी। बालू मक्खी जो है नम मिट्टी के दरारों के बीच जो है चूहे के बिल में रहते हैं, और यह मक्खी कम रोशनी वाले जगह पर रहते हैं, जैसे बसवाड़ी में आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आपके गांव में बसवाड़ी होगा तो वहाँ पे आपको लिस्मेनिया डोनोवानी जो है जिसमें बालू मक्खी के कारण होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण, तो आपको दिखेगा बालू मक्खी वहाँ पे। काला जार के जो है मुख्य लक्षण 2 हफ्तों से ज़्यादा समय बुखार, खून की कमी, एनीमिया, खून की कमी भी होने लगता है, और जिगर और तिल्ली का बढ़ना और भूख न लगना होता है लिस्मेनिया डोनोवानी यानी काला जार। काला जार किसके कारण होता है? लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण। किस मक्खी से? बालू मक्खी से। बालू मक्खी आपको कहाँ मिलेगा? तो जो है अंधेरों में, चूहे के बिल में, ऐसे जगहों पर ये मिलता है, ठीक है। और इस रोग का जो है लिस्मेनिया डोनोवानी जो प्रोटोजोआ के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो काला जार होता है। तो काला जार का जो है रोग उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस क्या है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए यह प्रोटोजोआ मनुष्य के रक्त में पाया जाता है और स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलाता है। इस रोग को जो है ह्यूमन अफ्रीकन जो है ट्राइपोनसोमियस रोग भी कहा जाता है, और ट्राइपोनोसोमा प्रोटोजोआ मनुष्य में सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। तो ट्रिप्सोनोमा गैम्बियंस में क्या था कि प्रारंभिक लक्षण देखने पर इसका उपचार नहीं हुआ, तो यह प्रोटोजोआ जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उसे नष्ट करने लगता है, और तब यह जो है रोग जानलेवा साबित होता है। तो अगर ट्रिप्सिनोमा गैम्बियंस में क्या होता है ना कि इसमें अगर पहला देखने पर ही अगर उपचार नहीं होता है प्रारंभिक लक्षण में, तो ये जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उसे नष्ट करने लगता है, और यह रोग जो है जानलेवा साबित होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे एंटमीबा जिनजिविलिस, ठीक है, एंटमीबा जिनजिविलिस के बारे में। तो देखिए यह अमीबा जो होता है समूह का प्रोटोजोआ है, जिसके द्वारा जो है मनुष्य में पायरिया रोग होता है। तो पायरिया जो होता है वो दांत में होता है, और दांत में होता है पायरिया, और किसके कारण होता है? तो याद रखना है कि एंटमीबा जिनजिविलिस के कारण होता है पायरिया, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। पायरिया रोग जो है दांत तथा मसूड़ा खराब हो जाते हैं, और यह दांतों का असामान्य रोग है जिसका उपचार आसानी से हो जाता है, यानी इसका उपचार जो है आसानी से उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा है क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? तो देखिए यह अमीबा श्रेणी का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मनुष्य में अमीबिये पेचिस यानी अमोबिया जो है डायसेंट्री रोग होता है, और यह जो है प्रोटोजोआ मनुष्य के आंत में प्रवेश कर कोशिका को नष्ट करने लगता है, जिससे जो है संक्रमित व्यक्ति में पेट में दर्द तथा मल के साथ रुधिर निकलता है, यानी बाथरूम पैखाना जाइएगा तो उसके साथ जो है खून निकलेगा, और यह पेचिस रोग का जो सामान्य लक्षण होता है। इस रोग का उपचार उपलब्ध है, और इस रोग में जो है काम आने वाले प्रमुख एंटीबायोटिक हैं टेरामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एंटमीबा कोलाई। एंटमीबा कोलाई क्या है? तो यह प्रोटोजोआ मनुष्य के बड़े आंत के कोलोन में उपस्थित रहता है, और यह मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता क्योंकि यह प्रोटोजोआ स्वास्थ्य कोशिका को क्षति नहीं पहुंचाता। यह प्रोटोजोआ कोलोन में पहुंचकर अपच भोजन को उपस्थित जीवाणु का जो है भक्षण करता है। तो देखिए एंटमीबा जो कोलाई है वो फायदेमंद है। यह प्रोटोजोआ जो है मनुष्य के जो है बड़ी आंत के कोलोन में उपस्थित होता है, किसमें? कोलोन में उपस्थित रहता है, और यह मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है क्योंकि यह प्रोटोजोआ जो होता है स्वस्थ कोशिका को कभी जो है नुकसान नहीं पहुँचा पाता, इसलिए जो है यह प्रोटोजोआ जो है कोलोन में पहुँचे और अपच भोजन में उपस्थित जीवाणु का क्या करता है? भक्षण करता है। नेक्स्ट हमारा है अमीबा, ठीक है। अमीबा के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए अमीबा जो है एक साधारण प्रोटोजोआ है जो समुद्री जल और सादे जल तथा नम भूमि पर पाए जाते हैं।
अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में जो है कूटपाद पाया जाता है। तो इसमें जो एक प्रचलन अंग है जिसका नाम है कूटपाद, ठीक है। तो जिसका उपयोग जो है यह भोजन ग्रहण करने में भी करता है, यानी कूटपाद का उपयोग जो है अमीबा भोजन ग्रहण में जो है करता है। अमीबा का आकार जो है निश्चित नहीं रहता, इसका आकार हमेशा बदलते रहता। तो ये भी याद रखना है कि अमीबा का आकार जो है हमेशा बदलते रहता है। किसी भी प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं होती, प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी प्रोटोजोआ में क्या होता है, सेल भित्ति नहीं होता, यानी सेल वाल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कवक ये जगत यानी फंगी किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, यानी कवक जगत के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो देखिए इस जगत में जो है बहुकोशिकीय पौधे को रखा जाता है कवक जगत में, तो फंगी जगत में, जिसमें कोशिका भित्ति तो है परंतु क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है और कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण कवक को पौधा ही माना जाता है। तो देखिए सबसे पहले कवक जगत में क्या है कि सबसे पहले इसको जो है बहुकोशिकीय पौधे में रखा जाता है। तो फंगी किंगडम में यानी कवक जगत को जो है बहुकोशिकीय पौधे में ही रखा जाता है। पौधे में रखने का रीजन क्या है, तो पौधे में रखने का जो इसका रीजन है, मेन रीजन क्या है, तो बताते हैं कि मेन रीजन है कोशिका का भित्ति होना। इसमें जो है सेल वाल पाया जाता है, ठीक है, और सेल वाल के कारण जो है इसे पौधे जगत में से रखा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कवक जगत में फंगी किंगडम में जो है क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है और कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण इसे जो है कवक को पौधे की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि कवक को कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर काइटिन की बनी होती है और इसमें जो है जीवों की तरह ग्लाइकोजन संचित भोजन के रूप में जमा रहता है। तो सबसे पहले कि कवक जो है कोशिका भित्ति न बनकर किसकी बनी होती है, जो कोशिका भित्ति जो है इसकी सेलुलोज की ना ही बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, याद रखना है, ठीक है। तो कवक जगत की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है और इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश कवक जो है बहुकोशिकीय होते हैं और कुछ कवक एक कोशिकीय भी होती हैं, जैसे ईस्ट जो है एक कोशिकीय कवक होता है। ईस्ट भी एक प्रकार का क्या है, तो कवक ही है, लेकिन वो एक कोशिकीय है, याद रखना है। कवक परिजीवी, सहजीवी और मृतजीवी हो सकते हैं और ये हर जगह तथा सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। कुछ कवक जो है स्थान विशेष पर ही उगते हैं जिन्हें हम विशेष नाम से संबोधित करते हैं। जैसे पेड़ के छाल पर उगने वाले कवक को कार्टिकोलस कहते हैं और गोबर पर उगने वाले कवक को कोर्पोफिलस कहते हैं और चट्टान पर उगने वाले कवक को जो हम सेक्सिकोलस कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कवक जो है सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो पेड़ की छाल पर उगते हैं उसे कौन सा कवक कहते हैं, तो कार्टिकोलस कवक कहते हैं और जो गोबर में उगते हैं उसे जो है कोर्पोफिलस कहते हैं, ठीक है, और जो चट्टान पे उगते हैं उसे सेक्सिकोलस कहते हैं। तो तीनों याद रखना है कि जो है पेड़ की छाल पर उगने वाले जो है कवक को कोर्टिकोलस कहते हैं और गोबर पर उगने वाले कवक को जो है कोर्पीफोलस कहते हैं, ठीक है, और चट्टान पर उगने वाले कवक को जो हम सेक्सिफोलस कहते हैं। फिर कवक के शरीर की संरचना धागे के जाल के समान होती है और इस जाल को कवक जाल या माइसिलियम कहते हैं और प्रत्येक कवक जाल से तंतु की समान संरचना निकलती है जिसे हाइफा कहते हैं और हाइफा के द्वारा ही कवक पोषी जीव के शरीर में से पोषण पदार्थ करता है। यानी कहने का मतलब है कवक के शरीर की संरचना जो होती है धागे के जाल के समान होती है, ठीक है, और इस जाल को जो है कवक जाल या माइसिलियम कहते हैं। इसी जाल को क्या कहा जाता है, माइसिलियम कहा जाता है, ठीक है। छत्ते को आपने देखा होगा और प्रत्येक कवक जो है जाल से तंतु के समान संरचना निकलती है और जिसे क्या कहा जाता है, उस संरचना को हाइफा कहा जाता है और हाइफा के द्वारा ही कवक पोषी जीव के शरीर से जो है पोषण पदार्थ ग्रहण करता है। कुछ जो है लाभदायक कवक भी हैं, ठीक है। प्रमुख जो है लाभदायक कवक क्या है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। रोमेरिया और अगर बात करें क्लेवेसिया, एगेरिकस और कवक को मशरूम के रूप में भी खाया जाता है। यानी जो है रोमेरिया और क्लेवेसिया और एगेरिकस कवक को मशरूम के रूप में हम लोग खाते हैं और मशरूम को जो है खाद्य छत्रक भी कहा जाता है। ईस्ट कवक की प्रजाति जो है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग शराब, बियर उद्योग एवं डबल रोटी के नरम तथा सस्पंजी बनाने में किया जाता है ईस्ट कवक की। नेक्स्ट है कि जो क्लेविसेप्स प्यूरिपिया कवक से इरगॉट प्राप्त होते हैं जिसमें नशीले ड्रग तैयार होते हैं। तो नशीले ड्रग जो तैयार होते हैं वो किससे होते हैं, तो क्लेविसेप्स प्यूरिपिया कवक से जो है इरगॉट प्राप्त किए जाते हैं जिससे जो है नशीले ड्रग्स तैयार किए जाते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण जो है पेनिसिलियम
नोटटेम कवक से होता है। तो याद रखना कि प्रथम जो है प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण किससे होता है, तो पेनिसिलम नोटटम कवक से होता है। और कवक जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका अदा करता है। तो हमने लाभदायक कवक देखा, अब हम लोग देख लेते हैं हानिकारक भी कवक। हानिकारक कवक की अगर बात हम करते हैं तो कवक से अल्फा टॉक्सिन विष जो है स्रावित होता है। कवक से क्या निकलता है, अल्फा टॉक्सिन जो है जहर निकलता है, जो पालतू पशु को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। कवक से विभर्वी पदार्थ यानी LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथलमाइड प्राप्त होता है। थर्ड नंबर पॉइंट है कि कवक पौधे में कई भयंकर बीमारी को फैलाता है और कवक द्वारा पौधे में होने वाला रोग कवक द्वारा पौधे में होता है, जैसे आलू के लेट ब्लाइंड रोग होता है, ठीक है। फिर मूंगफली के टीका रोग होता है, गन्ने का लाल सड़न रोग, चने का विल्ट रोग, बाजरे का आर्गट रोग, धान का जो है प्रध्वंस रोग, ठीक है। आलू के अंगमारी रोग कवक के कारण ही होता है। अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू रोग, गेहूं का लाल रस्ट और सरसों का सफ़ेद कीट रोग, ये सभी जो है कवक के द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट है कि कवक के द्वारा जो है मनुष्य के कई रोगों को फैलाते हैं। तो कवक के द्वारा जो मनुष्य में कौन कौन सा, तो एथलीट फुट ट्राइकोफाइटॉन कवक से होता है, खाज खुजली जो होता है ना वो सरकॉप्टन्स रेकबीज कवक से होता है, और दाद जो होता है वो टाइफोफाइटोन कवक से होता है, और गंजापन टीनिया कैपेटिस कवक से होता है। टीनिया कैपेटिस से गंजापन होता है, ठीक है। और स्पर्जिलेस जो होता है फेफड़ा रोग स्पर्जिलेस होता है। जो सर में डेंड्रफ होता है ना वो एक प्रकार का कवक ही है जिसका नाम है टीनिया कैपेटिस कवक, ठीक है। अब जो हम लोग देखेंगे हमारा जो है थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न।